व्हाट कलर इज अ बनाना? येलो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नोमैडिक एम्पायर्स को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा खत्म। इस एक वीडियो में इस चैप्टर को हम इतने अच्छे से देख लेंगे कि आप अपने एग्जाम्स में इस चैप्टर से फुल स्कोर कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सीधे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक नोमैडिक एम्पायर के बारे में बहुत सारी डिटेल, लेकिन स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि जो दो टर्म्स है ना थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक टर्म है नोमैडिक। अगर हम नोमैड्स की बात करें तो ये वो लोग हैं क्विंटेसेंशियल वेंडरर्स, क्लासिकल वेंडरर्स हैं। ये वो लोग हैं जो एक जगह पर सेटल नहीं होते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाते हैं हमेशा। तो ये लोग कैसे एम्पायर बनाएंगे उसकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। नोमैड्स के बारे में और भी कुछ चीजें बताई हुई है कि ये क्विंटेसेंशियल वेंडरर्स होते हैं। ये लोग खुद को फैमिली असेंबलीज में ऑर्गेनाइज करते हैं कि बेसिकली ये हमारा नोमैडिक ट्राइब है, तो हमारा जो ट्राइब है इसका एक हमने चीफ बना लिया। तो इस तरीके से बेसिक फैमिली असेंबलीज की तरह ये खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इनकी जनरली इकोनॉमिक लाइफ अनडिफरेंशिएटेड रहती है। आपने सुना होगा, आप खुद भी इस बारे में सोच सकते हैं कि अगर एक इकोनॉमिक ट्राइब है तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि सारे लोग सेम होंगे, सेम काम करते होंगे। मे बी सारे लोग हंटर गैदरर्स होंगे, उनका एक मुखिया होगा जो उनको वॉर वगैरह में लीड कर लेता होगा। अगर कहीं वॉर पे जाना तो सब लोग यही हंटर गैदरर्स वॉर पे चले जाते होंगे। तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हमें जनरली अनडिफरेंशिएटेड देखने को मिलती है। इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा रूडिमेंटरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एम्पायर्स तो इस नोमैडिक टर्म से जस्ट ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमारे दिमाग में टर्म आता है एम्पायर तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई इसकी कोई ना कोई मटेरियल लोकेशन होगी, ये नोमैडिक नहीं होगा। नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते जाते हैं, सेटल नहीं होते हैं। लेकिन एक एम्पायर की एक लोकेशन होगी जहां पे वो अपना गवर्नेंस का सिस्टम जमा रहा होगा। उस जगह पर उसका एक कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे उस टेरिटोरियल डोमिनियन में, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में ये अपना गवर्नेंस कर रहा होगा, ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहा होगा एंड इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें दो टर्म देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के हैं, लेकिन ये जो जक्सटापोजिशन है, जक्सटापोज करना मतलब किसी चीज को कंपेयर करना, साइड बाय साइड रख के हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं हम जक्सटापोज कर रहे हैं। ये जो जक्सटापोजिशन हमने किया है, हमने नोमैडिक टर्म को और एम्पायर टर्म को आपस में रख के साइड बाय साइड रख के जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से दिखाया है, ये शायद थोड़ा सा हिस्टोरिक है, ये शायद थोड़ा सा नैरो माइंडेड तरीके से हम इन टर्म्स को देख रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां पे नोमैडिक ग्रुप्स ने एम्पायर्स बनाए और उसकी ही इस चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इन नोमैडिक ग्रुप्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये जो हमने कंपैरिजंस बोला और हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये हमारी डेफिनेशंस कोलैप्स कर जाती है और हमें समझ में आता है कि ये जो दो टर्म बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड है। इन थीम 4 वी स्टडीड, नहीं पढ़ा है भाई अभी थीम 4, थीम 3 में आए हैं। एनसीईआरटी समझती नहीं है बातों को, पर थीम 4 में आप देखोगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में डिटेल्स, जिनका ओरिजिन हुआ बेदुइन नोमैडिक ट्रेडिशंस के साथ अरेबियन पेनिनसुला के। नहीं समझ में आया ना? मतलब सुनो इस बात को, अरेबियन पेनिनसुला जो रीजन था वहां पे बेदुइन नोमैडिक ट्राइब्स के जो लोग थे वो रहा करते थे, और जब यहाँ पे इस्लामिक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे इस्लाम का एडवेंट हुआ, इस्लाम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यही वो ग्रुप्स थे जिनका इन्फ्लुएंस हमें इस्लाम में देखने को मिलता है। यही ग्रुप के बहुत सारे लोग थे जो अब इस्लाम को सब्सक्राइब कर रहे थे। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला कि इन बेदुइन नोमैडिक ट्राइब्स के जो लोग थे इनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारा इस्लामिक रिलीजन स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक दूसरे नोमैडिक ग्रुप्स की, जो कि होगा हमारा सेंट्रल एशिया का मंगोल्स का ग्रुप। अब सेंट्रल एशिया को पहले हम ना मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा इंडिया, इस रीजन की हम इस चैप्टर में बहुत सारी बात कर रहे होंगे। तो हमारे सेंट्रल एशिया के जो नोमैडिक ग्रुप्स है मंगोल्स, उनमें
हमें देखने को मिलता है कि एक लीडर आते हैं चंगेज खान। चंगेज खान जो है इनका नाम नहीं है, इनका टाइटल है, जिसका मीनिंग इस चैप्टर में आगे जाके हम देख रहे होंगे, जिन्होंने सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने यहाँ पे बना दिया, जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी कि एक कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि मल्टीपल कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, स्ट्रेडलिंग इनटू यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया में इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है 13th और 14th सेंचुरीज के टाइम पीरियड में। अब ऑब्वियसली जब सेंट्रल एशियन रीजन में ये सब चीजें हो रही हैं तो बाकी रीजन्स में भी अलग अलग एम्पायर्स हैं, अलग अलग सेटलमेंट्स हैं। तो हमें यहाँ पे उसी चीज के बारे में बताया गया है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं मंगोल की, हमारे चंगेज खान और उनके ट्राइब्स वगैरह की, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं चाइना के एग्रेरियन बेस्ड इंपीरियल फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है कि अब चाइना में जो इंपीरियल फॉर्मेशन हो रहे हैं वहां पे हमें एग्रेरियन मॉडल देखने को मिल रहा है, वहां पे सेटल्ड इकोनॉमी हो रही है। लेकिन हमारे मंगोल में हमें देखने को मिल रहा है कि नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे जो मंगोलिया के नोमैड्स थे वो हम्बलर थे। हम्बलर मतलब कि कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वीकर हो सकते हैं, इनका जो सेटअप था वो कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स था, इनका जो सोशल और इकोनॉमिक वर्ल्ड था वो कंपैरेटिवली वीकर था, लेस कॉम्प्लेक्स था इस टाइम पीरियड के चाइना के इकोनॉमिक और सोशल वर्ल्ड के। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल एशिया के जो नोमैडिक सोसाइटीज थे वो बिल्कुल भी आइसोलेटेड आइलैंड्स की तरह नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो इंसुलेटेड आइलैंड्स जिन पे किसी बाहर की सोसाइटी का इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ इम्परवियस, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं था कि जो सेंट्रल एशिया के जो नोमैड्स थे वो इम्परवियस थे, नहीं, उनपे हिस्टोरिकल चेंजेस जो बाकी जगहों पे हो रहे थे, जो बाकी सोसाइटीज थे, उनका इंपैक्ट इन लोगों पे पड़ रहा था। इम्परवियस नहीं थे मतलब कि ऐसा नहीं था कि इन पे बिल्कुल भी किसी का इंपैक्ट नहीं हो रहा, नहीं, इन लोगों पे बाकी सोसाइटीज का इंपैक्ट हो रहा था, बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था और इन लोगों ने भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अपना इन्फ्लुएंस डाला, जिसकी इस चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मंगोल्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स थे उनका यूज करके एक बहुत पावरफुल, एक बहुत फियरसम, एक बहुत खूंखार मिलिट्री फोर्स को बनाया और एक बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ गवर्नेंस बनाया और एक बहुत बड़े डोमिनियन पे इन्होंने अपना रूल को स्टेब्लिश किया। अब इनका जो डोमिनियन था, इनका जो टेरिटरी थी, उसमें हमें एक मिलांज मतलब कि एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग कन्फेशनल सिस्टम मतलब अलग अलग रिलीजियस सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मंगोल्स हैं ये अपने स्टेप ट्रेडिशन को इन लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते थे। स्टेप मतलब क्या होता है? स्टेप एक ज्योग्राफिकल टर्म है, बेसिकली जब हम बात करें एक फ्लैट ग्रासलैंड एरियाज की तो उसको हम स्टेप यहाँ पे बुला रहे हैं। बेसिकली हम हमारे मंगोलियन, हमारे सेंट्रल एशियन रीजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ था ये हमारा एम्पायर, ये मंगोल्स ऐसे नहीं कर सकते थे कि जहां जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे अपने ट्रेडिशंस को इम्पोज करेंगे, नहीं, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनोवेट किए अपने मेथड्स, इन्होंने बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज, अपने कुछ बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, थोड़ा सा अडॉप्ट करते हुए अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और हम देखेंगे कैसे इस नोमैडिक एम्पायर ने पूरे यूरेशिया मतलब यूरोप और एशियन रीजन पे अपना इंपैक्ट छोड़ा और ये इंपैक्ट इन लोगों ने बाकियों पे भी छोड़ा और अपनी भी जो पूरी लाइफस्टाइल थी, अपनी भी जो सोसाइटी थी, उसका कॉम्पोजिशन, उसका नेचर पूरी तरीके से बदल दिया। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, बस थोड़ा सा हमें ब्लू पार्ट देखना है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो ध्यान लगा के सुनना, उसके बाद मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। अब सीन ये है, इस लाइन को आप याद रख सकते हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सोर्सेस बताओ कि हमें इन मंगोलियन ट्राइब्स के बारे में, इन स्टेप ड्वेलर्स के बारे में पता कैसे चलता है। तो आप लिख के आएंगे कि ये लोग थे, ये जो नोमैडिक सोसाइटी के रहने वाले लोग थे, खुद से कोई भी लिटरेचर, खुद से कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख रहे थे। तो इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हमें
किन सोर्सेस से पता चलती है, इसको आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग आंसर्स में इसको यूज कर पाओगे। क्रॉनिकल, जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं टाइम पीरियड वाइज, तो इवेंट्स को जब हम टाइम पीरियड वाइज लिखते हैं तो उसको हम एक क्रॉनिकल बुलाते हैं। ट्रेवलॉग, अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसके अकाउंट्स को लिख रहा हूँ तो उसको मैं ट्रेवलॉग बुलाऊंगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लिखे जा रहे हैं, तो ये वो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमें इन ट्राइबल, इन नोमैड्स के बारे में पता चलता है। ये कौन लिख रहे थे? ये सिटी बेस्ड लिटरेचर्स लिख रहे थे। बेसिकली जो सिटी बेस्ड राइटर्स थे वो इस टेक्स्ट को लिख रहे थे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो सिटी बेस्ड ऑथर्स है ये बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बायस्ड हो सकते हैं अपने रिपोर्ट्स में। बेसिकली ये कई बार बुराई कर रहे होंगे इन नोमैड्स की, क्योंकि इनको शायद उनका कल्चर पसंद नहीं आ रहा है। तो इनके जो टेक्स्ट है इनको हम फैक्चुअली नहीं देख सकते, बल्कि हमें समझना पड़ेगा कि इनमें हो सकता है बहुत सारी ऐसी डिटेल हो जो फैक्चुअल ना हो। लेकिन जो मंगोल्स की सक्सेस थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग लिटरेटी को अट्रैक्ट किया। बहुत सारे अलग अलग बेसिकली राइटर्स थे जो अट्रैक्ट हो रहे थे मंगोलियन रूलर्स की तरफ और इनकी तरफ आ रहे थे, इन लोगों के बारे में टेक्स्ट लिख रहे थे। तो बहुत सारे लोग अब ट्रेवलॉग्स लिख रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर बाहर से आते थे और इन मंगोलियन मास्टर्स को, इन मंगोलियन रूलर्स को सर्व कर रहे थे। अब ये लोग जो बाहर से आ रहे थे, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे थे। कोई बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन एक बिलीफ सिस्टम होता है, क्रिश्चियन, टर्किश, मुस्लिम, ये सारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे जो अब इन मंगोलियन रूलर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो मंगोलियन कस्टम से फेमिलियर नहीं होंगे। तो हमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ये जो बाहर के लोग थे, अब ये सिंपैथेटिक अकाउंट्स, मतलब कि तारीफ वाले अकाउंट्स इन लोगों के बारे में लिख रहे थे। ऑफन इवन यूलॉजीज, यूलॉजीज मतलब अगर कोई अकाउंट लिखा है, मान लेते हैं जिसमें आपने तारीफ 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 की है किसी की, तो उसको आप एक यूलॉजी बुला सकते हो। तो यूलॉजीज भी अब ये लोग लिख रहे थे। तो अब यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि ये जो सिटी बेस्ड राइटर्स थे ये अक्सर हॉस्टाइल टेक्स्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट ऑपोजिट टेक्स्ट देखने को इन लोगों का मिल जाता है। यहाँ पे टर्म यूज किया गया सिटी बेस्ड टायरेड। बेसिकली जब आप क्रिटिसिज्म में किसी के टेक्स्ट लिखते हो तो उसको आप टायरेड बुला सकते हो। अगेंस्ट द स्टेप मराउडर्स, अब यहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है। जो सिटी बेस्ड राइटर्स थे, जो टायरेड वो लिख रहे थे, वो उसमें हमें ऐसे टर्म्स देखने को मिल जाते हैं कि ये जो स्टेप ड्वेलर्स थे उनको मराउडर्स बुलाया जा रहा है। बेसिकली मराउडर टर्म का मतलब होता है कि अटैकर्स, रेडर्स, बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशंस वाले टर्म्स शायद हमें इन टेक्स्ट में देखने को मिल रहे होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मंगोल्स थे ये हमारे नोमैड्स थे। तो कई बार जब हम इन नोमैड्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो सेडेंटरी सोसाइटीज के लोग थे, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने वाले सेटल्ड सोसाइटीज थे, वो इन नोमैडिक कल्चर्स को एकदम नेगेटिव कनोटेशंस के साथ रेफर किया करते थे, उनको एकदम लुक डाउन किया करते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो सेडेंटरी सोसाइटीज के जो राइटर्स वगैरह थे वो इन नोमैड्स को प्रिमिटिव बारबेरियन टर्म्स वगैरह से रेफर किया करते थे। अब बारबेरियन टर्म का हम यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। बारबेरियन टर्म आप अक्सर उन जगहों पे देखोगे जहाँ पे एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मान लेते हैं दूसरे कम्युनिटी को एकदम लुक डाउन कर रहे हैं, तो वो उनको बारबेरियन बुला रहे होंगे। ये जो बारबेरियन टर्म है ये ग्रीक वर्ड बारबरोस से आता है, जिसका मतलब है नॉन ग्रीक। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं एक ग्रीक हूं और मैं एक हाई नोबल हूं ग्रीक का, तो मैं हर एक नॉन ग्रीक को लुक डाउन करूंगा, तो मैं उसको बारबेरियन बुला रहा हूंगा। बेसिकली मैं बोलूंगा कि उनकी जो लैंग्वेज है इट साउंड्स लाइक बर्बर। हमारे हिंदी में भी टर्म है ना कि कोई बड़बड़ कर रहा है, कोई चपर चपर कर रहा है तो बड़बड़ कर रहा है, वैसा ही हमें एक टर्म देखने को मिलता है। भावनाएं यहाँ पे सेम ही है। ग्रीक टेक्स्ट में हमें बारबेरियन टर्म देखने को मिलता है हर नॉन ग्रीक सोसाइटीज के लोगों के लिए, जिनमें उनको बुलाया जाता है कि भाई ये चाइल्ड लाइक हैं, ये इस बोल नहीं पाते, इनकी रीजनिंग एकदम बेकार है, कावर्ड है, एफेमिनेट बेसिकली सॉफ्ट है, वीक है, लग्जूरियस एकदम वीक टाइप्स है, क्रूएल है, स्लॉथफुल है, ग्रीड है, सारे नेगेटिव टर्म्स की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें ये हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। ग्रीक नॉन ग्रीक्स को बारबेरिक बुला रहे थे। इसके बाद यही कल्चर हमें रोमन्स का देखने को मिल जाता है कि ये सारे जो बाहर के जर्मेनिक ट्राइब्स थे, गॉल्स थे, हंस थे, इनको बारबेरियन बुला रहे थे। चाइनीज वाले जो लोग थे उनके इन स्टेप ड्वेलर्स के लिए उनके पास एक अलग टर्म था। बारबेरियन टर्म वो लोग यूज नहीं कर रहे थे, वो अलग टर्म्स यूज कर रहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जिसमें चाइनीज सेटल्ड लोग
उनको पॉजिटिव टर्म्स से डिनोट कर रहे हो, अक्सर अपने टेक्स्ट में उनकी बुराई ही कर रहे होते थे। हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, हमारे जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन के लोग थे वो सारे आउटसाइडर्स को एज मलिच्छ बुलाते थे, जिसका मतलब भी सेम ही था, भावनाएं सेम थी कि ये लोग बारबेरिक हैं, ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ये लोग एकदम गधे हैं। तो बेसिकली ये पैराग्राफ आपको बताना चाहता है कि नोमैड्स को जो बाहर वाले लोग थे, जो सेटल्ड लोग थे, वो किस तरीके से देखा करते थे। तो अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये कि हमने कैसे इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चालू किया, जिसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे। परहैप्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मंगोल्स पे रिसर्च हुई वो हुई इन रशियन स्कॉलर्स ने जो करी 18th और 19th सेंचुरीज में, जब यहाँ पे सारिस्ट रेजिम, बेसिकली रशियन रेजिम यहाँ पे सेंट्रल एशिया के रीजन्स में जब फैल रहा था, तब रशियन स्कॉलर्स ने यहाँ पे काम करना चालू किया। लेकिन ये कॉलोनियल मिलियू यानी कि कॉलोनियल एटमॉस्फेयर में काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जब ब्रिटिश पावर आई थी तो वो भी बहुत सारी स्टडीज इंडिया की सोसाइटीज के बारे में कर रही थी। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे जो कॉलोनियल पावर है उसके स्कॉलर्स वगैरह इन रीजन्स को स्टडी यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे सर्वे नोट्स वगैरह प्रोड्यूस किए गए। कौन प्रोड्यूस कर रहा था? जो ट्रेवलर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, एंटिक्वेरियन स्कॉलर्स वगैरह थे। एंटिक्वेरियन मतलब कि एक स्कॉलर है मान लो जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है या फिर उनको स्टडी वगैरह करता है, तो उसको हम एंटिक्वेरियन बुला रहे होते हैं। तो ये लोग अब इसकी मंगोल एम्पायर की हिस्ट्री को यूज कर रहे थे। अब ये लोग कौन से सोर्सेस यूज करेंगे? वही जो सोर्सेस वगैरह हमने ऊपर देखे उनको ये लोग यूज कर रहे होंगे। फिर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने देख लिया, अब यहाँ से एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को देखोगे ना तो थोड़ा ईजी लगेगा याद करने के लिए। फिर हमें 20th सेंचुरी के बाद देखने को मिलता है, जब सोवियत रिपब्लिक्स का इस जगह पर एक्सटेंशन हुआ, तब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज का यूज किया जा रहा है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, जिस तरीके से आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, वो डिटरमिन करेगा कि आपकी सोसाइटी में लोगों के सोशल रिलेशंस कैसे होंगे। तो ये हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का यूज होता हुआ यहाँ पे सोसाइटी में इस जगह पर अब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए देखने को मिल रहा होता है। बेसिकली क्योंकि अब मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पे फैल रहा था। तो हमें देखने को मिलता है कि चंगेज खान और उनका जो मंगोल एम्पायर था, अब उसको इस जगह पर प्लेस कर दिया गया था जहां पे बताया जा रहा था कि अब इनका जो एम्पायर जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था, पहले ये लोग नोमैड्स थे, अब ये लोग एम्पायर बना रहे हैं बहुत बड़ा। तो पहले ये लोग एक ट्राइबल सिस्टम को फॉलो करते थे, पर अब ये फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या कि पहले इनकी ट्राइबल इकोनॉमी थी जो कि एक काफी सिंपलिस्टिक इकोनॉमी थी, जो कि क्लासलेस थी, कि भाई सारे जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, कि भाई हमारी एक ट्राइब है, इतना हमारा लैंड है, यहाँ पे हम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग जा रहे थे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, जहां पे एक लॉर्ड है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना अपना लैंड है, और उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो इनके अंडर में सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, एज पेजेंट्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब इस मोड में बताया जा रहा था, जो हिस्टोरियंस थे वो इस तरीके से इसको देख रहे थे कि ये जो सोसाइटी थी हमारे मंगोल एम्पायर का, जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, ये ट्राइबल से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में जा रहे थे। अब यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एक डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है। डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन यानी कि जहां पे आप सोसाइटी को इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो इस तरीके से सोसाइटी चलेगी, अगर ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो इस तरीके से रिलेशंस बनेंगे। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन करना हिस्ट्री की, जो कि यहाँ पे की जा रही थी। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि मंगोल लैंग्वेजेस को, उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर को कुछ स्कॉलर्स ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, जैसे कि इन नेम्स को आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। हमें देखने को मिलता है एक नेम, बोरिस याकोवलेविच व्लादिमीरोव। अब कांट कंप्लेन, मेरा खुद का सरनेम टहनगोरिया है तो किसी और के सरनेम पे कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन नाम डिफिकल्ट है, आप बोरिस बस याद करके आगे शायद निकल सकते हो। अगर बाकी का याद ना हो तो एटलीस्ट ये स्किप कर दो, ये याद हो जाएगा, बोरिस व्लादिमीरोव याद रख सकते हो। फिर हमें वेसिली व्लादिमीरोविच
बारटोल्ड देखने को मिलते हैं हु डिड नॉट क्वाइट टो विद द ऑफिशियल लाइन। इसका मतलब क्या है, अब इस टाइम पीरियड में ना यहाँ पे स्टेलिनिस्ट रिजाइम, बेसिकली स्टेलिन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे चल रहा था और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रीजनल नेशनलिज्म प्रमोट हो। बेसिकली अगर सोवियत कंट्रोल किसी जगह पर चल रहा है, मान लेते सोवियत कंट्रोल यहाँ के सेंट्रल एशियन रीजन पे चल रहा है, तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं उनको उनके विद इन नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप हो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा पास्ट ग्लोरियस था, हम बहुत पावरफुल है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर ये फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप होने लगेगी तो मे बी ये लोग इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करने लग जाएंगे। इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे इस टाइम पीरियड में कोई भी मंगोल एम्पायर की तारीफ वगैरह में टेक्स्ट लिखे। लेकिन वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बारटोल्ड डिड नॉट क्वाइट टो विद द ऑफिशियल लाइन, कि जो ऑफिशियल थिंकिंग थी, स्टेटमेंट्स थे कि हमें उनकी तारीफ नहीं करना है, उसको बारटोल्ड ने नहीं माना। और इन्होंने अपने टेक्स्ट में क्या लिखा, इन्होंने टेक्स्ट में मंगोलियन एम्पायर्स की तारीफ वगैरह करी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो इनका पॉजिटिव असेसमेंट था, पॉजिटिव अपना डिस्क्रिप्शन था मंगोलियन करियर अचीवमेंट्स के बारे में, ये ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया। बेसिकली इनके जो टेक्स्ट वगैरह थे अंडर द स्टालिनिस्ट रेजिम उनको सेंसर कर दिया गया। तो बेसिकली इनके टेक्स्ट वगैरह को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर जब ख्रुश्चेव एरा आता है जो कि काफी ज्यादा लिबरल था, जिसमें सारे लोगों को फ्रीडम दी जा रही थी, तो इस एरा में फाइनली जो हमारे बारटोल्ड साहब के जो टेक्स्ट वगैरह थे उनको पब्लिश किया गया 9 वॉल्यूम्स में। इसके अलावा अब ऊपर जो हमने सोर्सेस देखे थे ना, वो हमने मंगोलियन ट्राइब्स, मंगोलियन नोमैड्स के देखे थे। तो नोमैड्स वगैरह के लिए हमें शायद उतने ज्यादा सोर्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मंगोलियन एम्पायर था, जब उन नोमैड्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल था, इतने सारे रीजन्स में फैला हुआ था, तो वो जो मंगोलियन एम्पायर था उसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जा रहे थे और अलग अलग वेराइटीज के टेक्स्ट हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत सारे सोर्सेस यहाँ से मिलते हैं मंगोलियन एम्पायर के बारे में। मेन लैंग्वेजेस हमें जैसे कि चाइनीज, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, रशियन में भी हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन सुनो, कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम टेक्स्ट देखने को मिल रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में। मान लेते हैं कोई एक टेक्स्ट है जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टेक्स्ट है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, और ये हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। हमें मंगोलियन में भी देखने को मिलता है, हमें चाइनीज में भी देखने को मिलता है, लेकिन इनका कंटेंट एकदम अलग अलग होता है। दोनों ही इन मंगोल्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ टेक्स्ट के बारे डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन दोनों की डिटेल्स कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती थी, कई बार एकदम मिसमैच कर सकती थी, कई बार एकदम अलग अलग हो सकती थी। तो हमारे हिस्टोरियंस के सामने कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्को पोलो एक ट्रेवलर थे जिन्होंने मंगोल कोर्ट को विजिट किया था। उनके हमें देखने को मिलता है कि उनके अकाउंट्स का हमें टेक्स्ट इटालियन में भी देखने को मिलता है, लैटिन वर्जन में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है वो मिसमैच कर रहा होता है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारे हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ रही होती है, और इसलिए हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो काम है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। हमारे जो मंगोल्स थे हमें उनके बारे में पता है कि खुद से तो ज्यादा टेक्स्ट लिख नहीं रहे थे, तो इनके बारे में टेक्स्ट लिखा गया। जो बाहर की फॉरेन लिटरेचर थी, फॉरेन राइटर्स थे, वो इनके बारे में टेक्स्ट लिख रहे थे। तो हमारे हिस्टोरियंस को कई बार एज फिलोजिस्ट भी सर्व करना पड़ता है। एज डबल एज समथिंग का मतलब क्या होता है कि एज अ डबल रोल प्ले करना पड़ता है उनको, हिस्टोरियंस के साथ साथ एज अ फिलोजिस्ट। फिलोजिस्ट का मतलब वो होता है जो लैंग्वेजेस वगैरह को स्टडी करता है, इन सारे टेक्स्ट वगैरह को स्टडी करता है, उनकी लैंग्वेज स्टाइल को स्टडी करता है, उसको हम फिलोजिस्ट बुलाते हैं। तो हिस्टोरियंस को एज फिलोजिस्ट भी स्टडी करना पड़ता है और फ्रेजेस के मीनिंग को समझने की कोशिश करना होता है कि कोई फ्रेज लिखा हुआ है तो उसको मंगोलियन कल्चर में उसका क्या मीनिंग समझा जाता होगा। ऐसे हमें अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है। हमें स्कॉलर्स जैसे कि एगोर देखने को मिलते हैं, उन्होंने सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के बारे में काफी सारी स्टडी करी। गेरार्ड भाई ने हमारे मंगोल और टर्किक टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। ये जो टर्मिनोलॉजीज थी ये पर्शियन लैंग्वेजेस में भी इन्फिल्ट्रेट कर रही थी, तो इन वर्ड्स वगैरह को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और अभी तक इस ब्लू पैराग्राफ को पढ़ते हुए ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो सोचो उन हिस्टोरियंस को इन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती होगी। अब एक बात यह है कि जो चंगेज खान का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, बहुत पावरफुल था, लेकिन
इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे उसके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको अभी भी हमने उतने अच्छे से स्टडी नहीं किया है, जिसकी हिस्ट्री को अभी भी हमें रिकंस्ट्रक्ट करना बचा ही हुआ है। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल हमारा चैप्टर 13th सेंचुरी यानी कि 1200s की हम बात करें तो 1200s के जो अर्ली डेकेड्स थे उस टाइम में बाकी जो एम्पायर्स थे उनको समझ में आने लगा था कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल पावर, एक नया डेंजर हम लोगों के लिए उभर के आ रहा है। वो डेंजर था चंगेज खान, जिनकी डेथ होती है 1227 में। इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इन्होंने सेंट्रल एशिया के जो स्टेप में जो अलग अलग ट्राइब्स थे उनका एक कॉन्फेडरेसी बनाया। बेसिकली कॉन्फेडरेसी मतलब होता है, मान लेते हैं ये 10 अलग अलग ट्राइब है, उनको मैं यूनाइट करके उनका एक यूनियन बना देता हूं, उनका एक पॉलिटिकल पावर बना देता हूं, तो उसको मैं एक कॉन्फेडरेसी बुला सकता हूं। तो चंगेज खान ने क्या किया, इन्होंने मंगोल पीपल को यूनाइट किया सबसे पहले तो। लेकिन इनका जो विजन था सिर्फ इतना सा विजन नहीं था कि एक कॉन्फेडरेसी बनाना है, इनका विजन था इस पूरी दुनिया को रूल करने का। पहले हम यहाँ पे मैप देख लेते हैं। ये है हमारा मंगोलिया, ये है हमारा चाइना, ये है हमारा इंडिया। अब इस जगह से हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे भी फैलता है, यहाँ पे भी फैलता है, और इतना सारा जो रीजन है वो पूरा ये लोग अपने एम्पायर के विदिन लेके आ जाते हैं। ये जो कुछ नाम दिख रहे हैं, मर्व, निशापुर, हेरात, बल्ख, समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये याद रखना है। इनकी बात हम आगे जाके चैप्टर में कर रहे होंगे। तो इन्होंने राइट साइड चाइना पे भी इन्फ्लुएंस किया, लेफ्ट साइड हमारे अफगानिस्तान, हमारे बाकी जो रीजन थे उन जगहों पे भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड किया। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया। अब इनका जो पॉलिटिकल विजन था वो सिर्फ इतना नहीं था कि सेंट्रल एशिया में कॉन्फेडरेसी बनाना है, सारे ट्राइब्स को यूनाइट करना है, नहीं। उनका विजन था, उनका कहना ये था, उनका बिलीफ ये था कि हमें भगवान का मैंडेट मिला है, भगवान ने हमको आदेश दिया है इस पूरे दुनिया पे रूल करने के लिए। तो जो चंगेज खान का खुद का लाइफ टाइम था, उन्होंने किस चीज में स्पेंड किया, इसको आप याद रखेंगे, कई जगहों पे इसको आप मेंशन करके आ सकते हैं। जो चंगेज खान का हमारा जो लाइफ टाइम था वो स्पेंड होता है मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट करने में, उनको अलग अलग जगहों पे वॉरफेयर में लीड करने में, और उनको अलग अलग पॉलिटिकल कैंपेन्स में डायरेक्ट करने के लिए। बेसिकली जो चाइना का, नॉर्थ चाइना का रीजन था, ट्रांसऑक्सियाना वाला रीजन, यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारा लेफ्ट में उज्बेकिस्तान और बाकी वाले जो पार्ट्स है उस जगह की, तो लेफ्ट वाला पार्ट्स की जो हम बात करें उस रीजन में, अफगानिस्तान रीजन में, ईस्टर्न ईरान में, रशियन स्टेप रीजन में, इन सारी जगहों पे हमारे जो चंगेज खान थे उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स किए। लेकिन इसके बाद जो इनके डिसेंडेंट्स आते हैं उन लोगों ने और दूर दूर तक अटैक करना चालू किया। उन लोगों ने इस दुनिया का जो लार्जेस्ट एम्पायर था वो बना के खड़ा कर दिया। तो बेसिकली जो उनके डिसेंडेंट्स थे वो भी चंगेज खान के विजन को फॉलो कर रहे थे। ये आप याद करेंगे कि जो इनका मंगोल एम्पायर था ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर बन गया बाय टेरिटरी। हमें ये देखने को मिलता है कि बाकी रूलर्स को धमकी वगैरह भी दे रहे होते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंगेज खान के जो ग्रैंडसन थे मोंके। अब एक चीज मुझे आपको यहाँ पे समझाना है, जब भी किसी रूलर के सामने कोई डेट लिखी होती है तो वो उनके रूलिंग की डेट होती है, उनके बर्थ और डेथ की डेट नहीं होती है। अब हो सकता है किसी की डेथ भी इसी टाइम पीरियड में हो जाए, जिनकी शायद इनकी हुई भी थी, लेकिन ये बर्थ की डेट नहीं है, ये वो डेट है जब इन्होंने रूल स्टार्ट किया और ये वो डेट है जब उनका रूल खत्म हुआ। तो किसी भी रूलर के सामने डेट है, अनलेस वहां पे ऐसा लिखा हुआ हो कि डी डॉट, उसका मतलब है कि उनकी डेथ की डेट है, या फिर वहां पे मेंशन किया हुआ है कि इनके बर्थ की डेट है, तो मेंशन किया हुआ है तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी रूलर के सामने डेट लिखी हुई है तो वो हम बात उनके रूलिंग पीरियड की कर रहे हैं। तो मोंके साहब ने फ्रेंच रूलर लुई IX को, उनको अपना एक धमकी वाला मैसेज भेज दिया कि हेवन में सिर्फ एक इटर्नल स्काई है और अर्थ में सिर्फ एक लॉर्ड है, वो है चंगेज खान। तो इन्होंने उनको धमकी दे दी कि जब इटर्नल पावर से पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे काफी पोलिटिकली लिखा हुआ है, बाय द राइजिंग ऑफ द सन टू द सेटिंग शैल देयर बी पीस एंड जॉय। बेसिकली इसका मतलब क्या है, भावनाएं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली ये बोल रहे हैं जब इटर्नल पावर अलाउ करेगी इस पूरे वर्ल्ड में पीस होने के लिए, जब इस पूरे वर्ल्ड में हमारा इन्फ्लुएंस होगा, तब तुम देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं। इनका कहना यह था कि अगर तुम इटर्नल मैंडेट को फॉलो नहीं करते हो, अगर तुम भगवान के आदेश को इग्नोर करते हो और तुम ये बोलते हो कि यार हम तो बहुत दूर के लोग हैं, हम तो बहुत पावरफुल हैं, हमारे माउंटेन्स बहुत बड़े हैं, हमारे सी बड़े वास्ट हैं, हम तुमसे नहीं डरते। अगर फ्रेंच रूलर लुई IX को बोल रहे हैं कि अगर तुम हमारे अगेंस्ट जाओगे अपनी आर्मीज के साथ तो तुम देखोगे कि हम
क्या कर सकते हैं। जो इटर्नल पावर है, जो गॉड का मैंडेट है, वो हर एक चीज हमारे लिए पॉसिबल करेगा, वो फार को हमारे लिए नियर करेगा, वो डिफिकल्ट को इजी करेगा और हम पूरी दुनिया पे अटैक करेंगे और रूल करेंगे। और ये सब एम्प्टी थ्रेट्स नहीं थे। 13th सेंचुरी में 1236-47 में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कैंपेन्स करना चालू किया। बाटू कौन था? जंगीज खान का ग्रैंडसन था। इन्होंने रशियन साइड में अटैक करना चालू किया, मॉस्को तक के लैंड को पूरा डिवास्टेट कर दिया। इन्होंने पोलैंड और हंगरी जैसे रीजन्स को सीज कर लिया। इन जगहों पे अटैक करके इनको पूरा डिस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया। वियना के आउटसाइड ये अपना कैंप लगा के बाकी सारे रीजन्स पे अटैक कर रहे थे। वियना, लव यू मेरी जान। वियना में चेस खेलता हूँ, मेरी जो चेस में मैं जो ओपनिंग खेलता था वाइट से पहले, उसका नाम था वियना गैम्बिट। बहुत प्यारी ओपनिंग थी। लेकिन अभी अभी चेस में वियना गैम्बिट बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी वियना अभी डर रहा है चंगेज खान के आतंक से। हमें देखने को मिलता है कि 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड में सच में लोग इतना डर रहे थे। चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप का जो पूरा रीजन था, यहाँ पे लोग सच में मानने लग गए थे कि अब जैसे जंगीज खान हमारी सोसाइटीज को, अलग अलग सोसाइटीज को कैप्चर करता जा रहा है, शायद भगवान ने इसको भेजा है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। शायद कयामत आ गई है, शायद डे ऑफ जजमेंट आ गया है, जब दुनिया खत्म होने वाली है और भगवान हमारे सिंस के लिए हमें पनिश कर रहे हैं इस चंगेज खान के थ्रू। तो इतना आतंक इसने मचा दिया था। अब जरा इस बॉक्स को देखो, ये जुवैनी भाई ने लिखा है। जुवैनी लेट 13th सेंचुरी के एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे। हम बात कर रहे हैं अर्ली 13th सेंचुरी में बुखारा में जब जंगीज खान ने कॉन्क्वेस्ट किया, तो वहां के वो मेन पब्लिक ग्राउंड में जाके खड़े हैं, जहां पे सारे नोबल्स वगैरह खड़े, उनको वो बोलते हैं, स्पीच उनको एड्रेस करते हैं, उनको स्पीच देते हैं कि तुम लोगों ने सिंस कमिट किए हैं, तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उनकी पनिशमेंट की तरह मैं आया हूं। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसका क्या प्रूफ है मेरे पास, तो मैं तुमको बताऊंगा कि अगर तुमने सिंस कमिट ना किए होते तो भगवान तुम्हारे ऊपर मेरी जैसी पनिशमेंट ना डालता, लेकिन क्योंकि तुमने पनिशमेंट डिजर्व करी है, तुमने सिंस कमिट किए, अब तुमको मेरी पनिशमेंट मिलेगी। क्या भयंकर स्पीच यहाँ पे लिखी हुई है। अब तुम जरा सोचो, यहाँ पे साइड में यही लिखा हुआ है कि तुम सोचो अगर तुम यहाँ के रेसिडेंट होते हो, तुम्हारे सामने एक रूलर आके ऐसी स्पीच वगैरह दे रहा है, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती। यहाँ पे होता ऐसा ही है। वहां पे बताया हुआ है कि एक बंदा है जो बुखारा से भाग के खुरासन पहुंच गया, तो खुरासन के लोगों ने उससे पूछा कि बताओ भाई तुम बुखारा से आए हो, बताओ वहां पे क्या चल रहा है। तो वो रिप्लाई करता है कि वो लोग आए, उन लोगों ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, दीवारें पूरी गिरा दी, हर जगह पर आग लगा दी, पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया, लूटपाट मचा दी और वो लोग चले गए। भाई साहब ये मूवी नहीं है, ये रियल सीन्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि मंगोल्स ने कैसे इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। इनके पहले भी बहुत महान लोग आए थे, अलेक्जेंडर जिसका भी ख्वाब था वर्ल्ड कॉन्क्वर करने का, वो भी आया था, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना पाया जितना इन मंगोल्स ने बनाया। उस प्री इंडस्ट्रियल एज में जहां पे कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है, जहां पे कम्युनिकेशन करना इजी नहीं है, जहां पे इतना बड़ा एम्पायर को कंट्रोल करना इजी नहीं है, उस टाइम पीरियड में कौन सी वो स्किल्स थी जो उन्होंने यहाँ पे यूज करी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपने इतने बड़े डोमिनियन में। एक ऐसा बंदा जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है अपने मोरल को लेके, जो ये मान रहा है कि भगवान ने हमको भेजा है इस पूरी दुनिया को रूल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, कैसे वो अलग अलग कल्चर से रिलेट करेगा, कैसे वो इतना बड़ा एम्पायर बनाएगा। जब ये बंदा ये कल्चर अपना इन्फ्लुएंस बाकी कल्चर्स पे डालेगा, तो बाकी प्लूरलिटी का क्या होगा? बाकी जो इतने अलग अलग डाइवर्स कल्चर है, क्या वो खत्म हो जाएंगे या फिर वो मेंटेन रहेंगे? लेकिन इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पूछने के पहले हमें कुछ हम्बलर क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, हमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले डिस्कस करने पड़ेंगे, जो कि है कि मंगोल्स कौन थे, कहां से आए थे, कैसे इन्होंने ये सब चीजें स्टार्ट करी। तो सीधे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जहां पे इसी की हम बात करेंगे। जो हमारे मंगोल्स हैं, इनके बारे में एक लाइन आप याद रखेंगे, आप आंसर में लिख पाएंगे कि डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल थे। अब हमें इसका रिलेशन बताया गया है बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ। जैसे कि इनके ईस्टर्न साइड में, हमारे नॉर्थ चाइना वगैरह के रीजन की हम बात कर रहे हैं, हमें ततास, खितान और मंचूस ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं। इनके वेस्टर्न साइड में हमें सेंट्रल एशिया के टर्किक ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं। इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था क्योंकि ये लोग सिमिलर लैंग्वेजेस बोल रहे थे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। फिर मंगोल्स के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमें
इनकी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है कुछ लोग पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ लोग हंटर गैदरर्स थे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ इन दो पॉपुलेशन में हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इनके फीचर्स के बारे में बताइए, तो आप क्या क्या लिख के आएंगे। पहले डिटेल्स हम देखेंगे पेस्टोरलिस्ट की। पेस्टोरलिस्ट मतलब जो जानवर पालने वाली इनकी पॉपुलेशन थी, और हंटर गैदरर्स मतलब जो हंटिंग और फूड गैदरिंग करने वाली पॉपुलेशन थी। तो ये लोग जो अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल हर्डिंग करते थे, एनिमल्स वगैरह को पाल रहे थे। टेंड करना, टेंडेड मतलब उनको जिनको जिन जानवरों को पाल रहे थे वो कौन से थे, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हॉर्सेस, शीप, और ये मेन एनिमल्स थे। इसके अलावा कैटल, गोट और कैमल को भी ये लोग पाल रहे थे। कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह हमारी। इसके अलावा इनके बारे में और फीचर्स आपको पता होना चाहिए। ये लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। किस रीजन की हम बात कर रहे हैं? हम स्टेप ऑफ सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट डे में मॉडर्न टाइम में कौन सा रीजन है? हमारे मंगोलिया के कुछ एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये लोग रहा करते थे। मंगोलिया कहाँ है? ये है हमारा इंडिया, उसके ऊपर है हमारा चाइना, उसके ऊपर के रीजन की हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं जहां पे ये लोग अपना पेस्टोरलिज्म का काम कर रहे थे। अब इस रीजन की अगर हम बात करें, इसके लैंडस्केप की, हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें, तो ये बहुत प्यारा, उस टाइम पे भी और आज की डेट में भी हमें एक बहुत मैजेस्टिक लैंडस्केप देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ग्लोरियस, बहुत प्यारा लैंडस्केप इसका हमें देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे हमें वाइड होराइजन्स विथ रोलिंग प्लेन्स, बेसिकली ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको बताएं कि प्लेन्स का रीजन है जहां से वाइड होराइजन्स दिख रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है कि इसका जो वेस्टर्न साइड है, इट इज रिंग्ड विथ, बेसिकली वेस्टर्न साइड को कवर करने के लिए हमें वहां पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। कौन से माउंटेन्स? इसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप भूल रहे होंगे। अल्टाई माउंटेन्स, जो कि स्नो कैप्ड, बेसिकली स्नो कैप्ड मतलब अगर माउंटेन है जिसके टॉप में बर्फीला रहता है, बर्फ गिरती है और बर्फ रहती है, तो उसको हम बोलेंगे एक स्नो कैप्ड माउंटेन। तो हमें यहाँ के लैंडस्केप में प्लेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, वेस्टर्न साइड में अल्टाई माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सदर्न साइड में हमें गोबी डेजर्ट गोबी गोबी डेजर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें इस रीजन में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती है। कौन सी हो सकता है एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आ जाए, कौन सी दो रिवर्स देखने को मिलती है? तो ओनोन और सेलेंगा रिवर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मिरियड स्प्रिंग्स, मिरियड मतलब बहुत सारी, स्प्रिंग्स मतलब किसी भी जगह से नेचुरल वाटर फ्लो करता है तो उसको हम एक स्प्रिंग बुलाते हैं। तो यहाँ के जो स्नोज है, हिल्स की जो स्नो है वो जब पिघलती है तो उनसे ये स्प्रिंग्स निकल रही होती है। कौन से साइड में? हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में जो हिल्स है उनसे ये स्प्रिंग्स निकल रही होती हैं। लश लग्जूरियंट ग्रासेस हमें देखने को मिलती है, यानी कि बहुत हरी भरी बहुत सारी ग्रासेस हमें देखने को मिलती है जो यहाँ के एनिमल्स के लिए एज पास्चर लैंड सर्व कर रही होती है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्मॉल गेम देखने को मिलता है। गेम टर्म से हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं गेम, लेकिन यहाँ पे गेम टर्म का मतलब क्या है? वो एनिमल्स जिनको हम हंट करते हैं फूड वगैरह के लिए या फिर एडवेंचर के लिए, उसको हम गेम बुलाते हैं। तो यहाँ पे गेम का मतलब है बहुत सारे एनिमल यहाँ पे होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स, जिसको ये लोग हंट करते हैं बेसिकली फॉर कंजम्पशन। कब अवेलेबल होता है? गुड सीजन में। पूरे टाइम में भी नहीं अवेलेबल होता होगा, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स नहीं होते होंगे, लेकिन अच्छे सीजन में सही टाइम पे बहुत सारे मिलते होंगे जिनको ये लोग हंट डाउन करके खाया करते होंगे। इसके अलावा ये पूरा डिस्क्रिप्शन था पेस्टोरलिस्ट का। अब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे हंटर गैदरर्स का। ये लोग किस रीजन में रहते थे? ये नॉर्दर्न साइड ऑफ पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन। अभी हमने बात करी चाइना की, इंडिया के ऊपर हमारा चाइना, चाइना के ऊपर हमारा मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर जो हमारा रशियन रीजन है प्रेजेंट डे का, वहां पे है हमारे साइबेरियन फॉरेस्ट, जहां पे हमारे हंटर गैदरर्स रह रहे हैं। हंटर गैदरर्स जो है वो कंपैरेटिवली हमारे पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन से भी हम्बलर बॉडी है। बेसिकली पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा गरीबी में ये लोग, थोड़ी सी पुअर लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे हैं। हमारे जो पेस्टोरलिस्ट है उनका ब्रेड एंड बटर कहां से आता है? इन लोगों ने जो एनिमल्स वगैरह पकड़े हैं समर के मंथ्स में, उनके फर्स वगैरह को ये लोग ट्रेड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। अब इस जगह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के बारे में बताया गया कि पूरे रीजन में हमें देखने को मिलता है कि बहुत हार्श, बहुत लॉन्ग विंटर्स का पीरियड आता है, उसके बाद एक छोटा ड्राई समर्स का पीरियड आता है। तो बेसिकली हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। अब थ्रू आउट द ईयर तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऑफ द ईयर में यहाँ पे जो पास्चर लैंड है वहां पे एग्रीकल्चर चाहते तो ये लोग कर सकते थे, लेकिन अनलाइक हमारे टर्क्स जो कि वेस्टर्न साइड में फार्मिंग कर रहे थे, ये जो हमारे मंगोल से हमें अभी तक समझ
में आ ही गया है, ये लोग फार्मिंग में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। पेस्टोरल पॉपुलेशन हो हमारी, चाहे हमारी हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन हो, हमें क्या देखने को मिलता है ना, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने वाली पॉपुलेशन होती है वो डेंस सोसाइटीज में रहा करती है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन हमारे पेस्टोरल पॉपुलेशन या फिर हंटर गैदरर्स डेंस सोसाइटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इनकी इकोनॉमी इस चीज को सस्टेन कर ही नहीं सकती थी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी बड़ी सिटीज वगैरह देखने को नहीं मिलती है। मंगोल्स के बारे में बताया गया है कि ये लोग टेंट्स में रहते थे, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, इसके लिए टर्म हमें देखने को मिलता है इन टेंट्स के लिए, गर्ल्स। अब ये बेसिकली ट्रेवल करते थे, तो इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं, इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपने गर्ल्स लेके गए, यहां से यहां लगा दिए, यहां से यहां लगा दिए। इसके अलावा बताया गया ट्रेवल क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, तो अपने जानवरों वगैरह के साथ ये लोग समर टू विंटर, विंटर टू समर पास्चर लैंड में ट्रेवल करते हैं। बेसिकली विंटर में यहाँ पे पास्चर लैंड है इनका, लेकिन फिर समर आया तो थोड़े से कूलर रीजन्स में चले गए, वहां पे जानवरों को अपना घास चरा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दो अलग फैक्टर्स। एक फैक्टर जो इन मंगोलिक पीपल को यूनाइट कर रहे थे वो था कि सिमिलर एथनिसिटी के लोग थे, सेम लैंग्वेजेस बोल रहे थे, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इनको यूनाइट कर रहे थे। लेकिन इसके ऑपोजिट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो थी वो स्कार्स थी, वो कम थी, जिसके कारण सोसाइटीज में अलग अलग फैमिलियल टाइज बन रहे थे, अलग अलग पैट्रियार्कल लिनिएजेस थे जो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट कर रहे थे। अगर इसको सबसे सिंपलेस्ट टर्म में एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है जो कि पैट्रियार्कल है, बेसिकली जिनका जो हेड है, जिनके अंडर में सारी रिसोर्सेस है, वो एक मेल है। अब हो सकता है कि एक पावरफुल फैमिली है, इसके अंडर में मल्टीपल फैमिलीज हैं, और ये एक ग्रुप है जिसको हम एक कॉन्फेडरेसी बुला सकते हैं, ये एक फैमिलियल टाइज है, ये एक फैमिलियल टाइज है जो एक दूसरे के अगेंस्ट इन रिसोर्सेज के लिए, लैंड हो सकता है, रिसोर्सेज एनिमल हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, जिसके लिए ये लोग कंपीट कर रहे थे सोसाइटीज में। जो रिचर फैमिलीज होती थी इनमें, इनके पास ज्यादा एनिमल्स पे कंट्रोल होता था, ज्यादा पास्चर लैंड पे कंट्रोल होता था। सोसाइटीज में कई बार क्या हो जाता था, एक और चीज लिखी हुई है इन फैमिलीज का, जो रिचर फैमिलीज है ऑब्वियसली इन लोगों का पॉलिटिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होता था, इन लोगों के अंडर में ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस में रहा करते थे, तो इनके फॉलोअर्स वगैरह भी ज्यादा होते थे। अब पीरियोडिकली टाइम टू टाइम यहाँ पे कई बार नेचुरल कैलेमिटीज भी आ सकती हैं, आ जाती थी, जिसके कारण फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बहुत हार्श और कोल्ड विंटर्स आ गए, जिसके कारण, क्या इंटरेस्टिंग वर्ड है भाई, जिसके कारण पूरा गेम खत्म हो गया, यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह अब ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण जो स्टोर्ड प्रोविजन है, जो रखा हुआ खाने पीने की व्यवस्था है, अब चलो पीने की व्यवस्था हो गई तो खत्म भी, काम चल भी जाएगा, बट खाने वाने की व्यवस्था है वो खत्म हो गई, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती थी। या फिर ड्रॉट आ गया, जिसके कारण जो ग्रासलैंड था इट पास्ड, बेसिकली घास वगैरह पूरी सूख गई, तो पास्चर लैंड नहीं बचा। तो अब इसके कारण क्या होगा, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इन लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। अब सब लोग दूर दूर तक जा रहे होंगे, फॉरेजिंग करने पे उतर आएंगे, बेसिकली अब खाना वाना जानवर वगैरह ढूंढने के लिए, कलेक्ट करने पे उतर आएंगे। एंड जिसके कारण होगा क्या कि भाई मान लेते कोई एक बंदा जो बोले यहाँ पे हम अपने जानवर को घास चराएंगे, दूसरा भी आ गया हम अपने गधे को लेके आ गए, हमारा गधा यहाँ पे घास चरेगा। तो जब ऐसे अलग अलग लोग एक ही अपने अपने गधे को एक ही लैंड में लेके आ जाएंगे तो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ये भी होता था कि ये लोग कई बार प्रेडेटरी रेड्स करते थे कि भाई वहां पे उसके पास लाइफ स्टॉक है, मतलब जानवर वगैरह, चलो उस पर अटैक कर देते हैं, उस पर रेड मार देते हैं। अब कई फैमिलीज अलाइज वगैरह भी बना रही होती थी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि मल्टीपल फैमिलीज ने बोला कि चलो टीम अप कर लेते हैं, टीम अप करके उन लोगों पे अटैक कर देते हैं, या फिर वो लोग हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, चलो टीम अप कर लेते हैं, हम खुद को डिफेंड कर पाएंगे। तो हमें ऐसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव एलाइज भी देखने को मिल जाते हैं। लिनिएजेस होंगे जो ज्यादा रिचर फैमिलीज होंगी, उनके अराउंड उन लोगों के साथ ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे जो फैमिलीज हैं, वो टाई अप कर रहे होंगे। बेसिकली बीजेपी है, उसके साथ छोटी छोटी पार्टियां जुड़ेंगी, चलो अपन एक अलायंस बना लेते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया है, वाह। कमेंट भाई, कमेंट करो इस वीडियो में, तुम सबका मुझे सिर्फ एक ही कमेंट होना चाहिए, सारे लोगों का कमेंट होना चाहिए, बोलो वाह। वो बस ये 2 वर्ड, बोलो वाह। और सब लोग करोगे भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यहां तक देख रहे हो तो लग ही रही होगी, सब लोग कमेंट करोगे। अगर 1000 व्यूज आते हैं इस वीडियो में तो 500 कमेंट एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आधे कमेंट होना चाहिए व्यूज के। मैं नहीं जानता भाई, 2-2 3-3 बार कमेंट करो, लेकिन जितने व्यूज आएंगे उसके आधे तो कमेंट होने ही चाहिए। लिखोगे बोलो वाह। चलो अब हम बढ़ते हैं
आगे। अब ये जो कॉन्फेडरेसीज की हम बात करें कि भाई अलग अलग इन लोगों ने अलाइज बना लिया, टीम अप कर लिया, ये कॉन्फेडरेसीज बहुत छोटी होती थी एंड शॉर्ट लिव्ड होती थी, ऐसी कॉन्फेडरेसी ज्यादा नहीं चली। लेकिन जंगिस खान ने क्या किया था, जंगिस खान ने जो अलग अलग ट्राइब्स थे उनको यूनाइट करके एक बहुत बड़ी कॉन्फेडरेसी बनाई थी। उसका एक यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जितनी बड़ी कॉन्फेडरेशन बनाया उतना सिर्फ अट्टिला साहब ने बनाया था 5th सेंचुरी में। 453 में इनकी डेथ हो गई। 5th सेंचुरी ही है, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, मतलब 453 कॉमन एरा में इनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली 5th सेंचुरी के अराउंड मिडल में इनकी अट्टिला भाई की डेथ हुई थी। हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए, आने की चांसेस कम लग रहे हैं, बट अगर बाय चांस आता है तो टिक लगा के आ जाना। अब यहाँ पे हमें अलग अलग कॉन्फेडरेसीज देखने को मिल रही हैं। ये हमारे मंगोलियन एम्पायर बनने के पहले के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कॉन्फेडरेसीज थी जो हमें यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमारे जब ये भाई साहब आए थे जंगिस खान, इन्होंने ऐसे अलग अलग बहुत सारे कॉन्फेडरेसीज को एक कॉन्फेडरेसी में कन्वर्ट कर दिया था। अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनका एक यूनियन बना दिया था। अब डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, अट्टिला ने जो कॉन्फेडरेसी बनाई वो सिर्फ अट्टिला के डेथ तक चली, इनके डेथ के बाद ये पूरी खत्म हो गई। लेकिन जंगिस खान ने जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाई बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था और इनके फाउंडर की डेथ के बाद भी ये सरवाइव करता रहा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी था। इसलिए जो हमें चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप की आर्मी देखने को मिलती है वो ज्यादा बड़ी थी, वो ज्यादा सुपीरियर थी, उनके पास बेटर इक्विपमेंट्स थे। लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ हमारी जो चंगिस खान की आर्मीज थी वो कंपीट कर पा रही थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज स्टेबल थी, उनका जो एम्पायर था उसमें अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। और भी हम आगे जाके बातें इनकी करेंगे। जब मंगोलियन एम्पायर ने एशिया के, चाइना वगैरह के रीजन, इधर यूरोप वगैरह के रीजन को कैप्चर किया तो इन जगहों पे तो सेटल्ड एग्रीकल्चर हो रहा था ना, सेडेंटरी सोसाइटीज थी, एग्रेरियन इकोनॉमीज थी। तो इन नोमैड लोगों ने इन जगहों पे भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स वगैरह एस्टेब्लिश करना चालू किया। इन जगहों को भी, इन एकदम अलग सोशल एक्सपीरियंस, एकदम अलग हैबिटेट वाले लोगों को भी, इन अलग रीजन्स को भी एडमिनिस्टर करना चालू किया। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अभी तक आपको समझ में आ गया है कि नोमैडिक लोगों की और एग्रेरियन इकोनॉमीज के बीच में हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन लोगों के सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम अलग अलग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों के बीच में लिंक नहीं था। हमें देखने को मिलता है कि ये लोग एक दूसरे से फॉरेन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मंगोलियन रीजन्स थे, हमारे जो मंगोल्स के ट्राइब थे, सेंट्रल एशिया के जो नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह थे, इन लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेस हुआ करते थे। तो अपने रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए ये लोग किसके पास जाते थे, ये लोग जाते थे अपने चाइना में जो सेडेंटरी नेबर्स थे, सेडेंटरी जो इकोनॉमीज थी, उन लोगों के पास ये लोग जाते थे। और ये जो ट्रेड होता था, मे बी बार्टर वगैरह जो इन लोगों के बीच में होता था, ये दोनों पार्टीज को म्यूचुअली बेनिफिट करता था। कैसे हो सकता है, इसी का क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि कैसे नोमैड्स और चाइनीज इकोनॉमीज के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे चाइना का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उनके जो आयरन यूटेंसिल्स वगैरह होते थे, उसको ये लोग एक्सचेंज करते थे हमारे इन नोमैड्स के साथ। नोमैड्स इसके बदले में क्या देते थे, हॉर्सेस देते थे या फिर एनिमल्स के फर्स देते थे। जो गेम इन्होंने ट्रैप किया था स्टेप में, उसको एक्सचेंज कर रहे होते थे। लेकिन ऑब्वियसली जब भी बिजनेस होगा ना, धंधा होगा, तो वहां पे जंग जरूर होगी। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो धंधे की जंग की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ग्रुप्स ऐसे थे, चाहे वो हमारा चाइना वाला हो, चाहे वो हमारे नोमैड्स हो, ये लोग बेझिझक वॉर पे उतर आते थे। जब भी इनको लगता था कि भाई मान लेते हैं कि जो हमारे नोमैडिक ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने एक दूसरे के बीच में अलाय कर ले कि चलो अलायंस बना लेते हैं, अटैक कर देंगे उन लोगों पे, तो ये लोग चाइनीज लोगों पे अटैक कर देते थे कई बार। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज है कि कई बार ये लोग अटैक ही कर देते थे, कई बार ये लोग ट्रेड रिलेशंस में मिलिट्री फोर्स का यूज करके बेटर ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेते थे कि भाई तुम हमको सस्ते में दोगे या फिर तुम हमको ज्यादा चीजें दोगे, हम तुमको कम देंगे। तो ये लोग दो चीजें आप लिख के आएंगे। आप एक पहली चीज लिख के आएंगे कि मिलिट्री प्रेशर यूज करके अपना प्रॉफिट एनहांस करने की कोशिश कर रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मंगोल लिनियज अलाय हो गई तो वो लोग चाइनीज नेबर्स को फोर्स करते थे कि बेटर टर्म्स में हमारे साथ आप ट्रेड कर रहे होगे। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट भी सही है। कभी कभी ऐसा होता था जब
हमारी नोमैड्स की इकोनॉमीज डिस्टर्बटेड है, उन लोगों के आपस में लड़ाई हो रही है, तो जो चाइनीज है वो जो हमारा स्टेप रीजन है अपना इन्फ्लुएंस वहां पे डाल देता था। अब दूसरी चीज भी आप यहाँ पे लिख के आएंगे कि कभी कभार जो ट्रेड होता था उसको एकदम बंद करके ये लोग क्या कर देते थे, डायरेक्ट प्लंडर पे उतर आते थे कि डायरेक्ट अटैक करो, लूटपाट के सामान आ जाओ। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इन लोगों के बीच में जो हमें ये वॉर्स वगैरह देखने को मिल रही है, ये किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी? ये सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले लोगों को ज्यादा, सेटल्ड इकोनॉमीज वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी, उनके लिए ज्यादा डेबिलिटेटिंग होती थी। बेसिकली अब सीन क्या है ना, जब भी वॉर्स वगैरह होगी, अटैक्स वगैरह होंगे, लूट वगैरह होगी, तो एग्रीकल्चर पूरा खराब हो जाएगा, सिटीज पूरी प्लंडर मतलब लूटपाट दी जाएंगी, अटैक कर दिया जाएगा उन पे, उनको लूट वूट दिया जाएगा। लेकिन नोमैड्स की अगर हम बात करें तो ये तो नोमैड्स है, इन बंजारों का क्या घर। तो इन लोगों का सीन ये होता था, जैसे ही कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां से निकले और भाग गए, तो इन लोगों को ज्यादा लॉसेस नहीं होते थे। थ्रू आउट द चाइनीज हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है कि उनके जो अलग अलग रेजिम्स आ रहे थे, अलग अलग गवर्नमेंटल सेटअप्स जो आ रहे थे, वो सब स्ट्रगल कर रहे थे नोमैड्स के अगेंस्ट। तो हमें 8th सेंचुरी बीसी से ही देखने को मिल जाता है कि इन लोगों को बहुत सारे अटैक्स वगैरह हो रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, बेसिकली वॉल्स वगैरह बनाना, डिफेंसिव सेटअप वगैरह, फोर्ट्स वगैरह बनाना चालू कर दिया अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी जनता वगैरह को बचाने के लिए अटैकर्स से। 3rd सेंचुरी बीसी में हमें देखने को मिलता है जो फोर्टिफिकेशन था अभी इंटीग्रेट होने लगा। बेसिकली मान लेते हैं पहले ऐसी दीवार बनी, यहाँ पे एक दीवार खड़ी करी, यहाँ पे एक दीवार खड़ी करी। 3rd सेंचुरी बीसी से डेट आप याद रखेंगे, इनको लिंक विंक किया जाने लगा, और ये जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ इस डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन का, ये आज की डेट में हमारा कहलाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो बेसिकली एक बहुत क्रेजी टेस्टामेंट है, एक प्रूफ है इस चीज का कि जो चाइनीज हमारी पॉपुलेशन थी, जो चाइनीज लोग थे, वो कितना ज्यादा परेशान थे नोमैडिक रेड्स से, कितना ज्यादा डरे हुए थे काइंड ऑफ, कितना ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे नोमैड्स के अगेंस्ट। ये है हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। भाई प्यारी तो दिख रही है भाई, वाह तो तुम बोल चुके हो, कमेंट बोल चुके हो ना भाई, अगर नहीं बोले तो अब तो बोल ही दो भाई, वाह बोलो वाह। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जंगीज खान के। भाई साहब ये मूवी है, ये टॉपिक। जंगीज खान का बर्थ हुआ 12th सेंचुरी 1162 को। डेट लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कहां पे बर्थ हुआ, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इनका बर्थ हुआ मंगोलिया के नॉर्दर्न साइड में, उनोन रिवर के पास के रीजन में। इनका जो बर्थ का नेम था, चंगेज खान टाइटल था, इनका जो नेम था वो था तेमुजिन। ये किसके बेटे थे? इनके पापा का नाम था यसुगेई। यसुगेई कौन थे? ये कियात के चीफ थे। अब कियात क्या है? बेसिकली एक बौजिगिद क्लैन था, एक फैमिलियल टाई आप इसको बोल लो, एक फैमिलियल अलायंस आप इसको बोल लो, एक फैमिलियल ग्रुप आप बोल लो। एक फैमिलियल ग्रुप था जिसका एक सब ग्रुप था कियात, जिसका चीफ था इसका बाप। वाह क्या राइम बना है भाई। तो ये हमें रिलेशन देखने को मिलता है, इसी राइम को एक दो बार बोल लो, याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। फिर इसके जो फादर थे उनका अर्ली एज में ही मर्डर कर दिया गया। तो इनकी जो मम्मी थी ओएलून एके, इन्होंने तेमुजिन को और तेमुजिन के स्टेप ब्रदर्स को और उनके भाइयों को, ऑब्वियसली इस टाइम पे यहाँ पे पॉलीगिनी चलती थी, मतलब एक मर्द मल्टीपल वाइफ्स रखा करता, तो उनके स्टेप ब्रदर्स भी थे, ब्रदर्स भी थे। तो ओएलून एके ने तेमुजिन, उनके भाई और उनके स्टेप ब्रदर्स को बहुत हार्डशिप्स में अकेले पाला। ये जो फॉलोइंग डेकेड था इनके बर्थ के बाद, इसमें फुल ऑफ रिवर्सल्स इनके सामने आए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे हार्डशिप्स ये फेस कर रहे थे। देखो इस चीज को, मैंने बोला ना मूवी है ये। तेमुजिन को कैप्चर कर लिया गया और इसको स्लेव बना लिया गया। फिर इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ बोटे को किडनैप कर लिया गया, जिसके लिए उसको फिर लड़ाई करनी पड़ी उसको वापस से रिकवर करने के लिए। अला राम जी लेकिन अब हार्डशिप्स के टाइम पे बंदा क्या करता है, राम भगवान की ही स्टोरी लाइन है भाई ये तो। बंदा क्या करता है, बहुत सारे अलायंसेस भी बनाता है। कैसे अलायंसेस, वो टर्म्स यहाँ पे, नेम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका पहला दोस्त जो काफी टाइम तक इसका सगा दोस्त रहा, उसका नाम था बोरगुचू। उसके बाद जमुकू, इसका ब्लड ब्रदर, जिसके लिए टर्म हमें देखने को मिल रहा है अंडा। अंडा मतलब क्या? ब्लड ब्रदर, ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, एक ऐसा बंदा जिसको इसने अपना सगा भाई माना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड ब्रदर। फिर तेमुजिन ने पुराने रिश्तों को भी वापस से स्ट्रॉन्ग किया। बेसिकली क्रेट्स का जो रूलर था
जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तुगरिल या फिर इसका नाम है ओंग खान, तो उसको वापस से इसने अपने अलायंसेस में इंक्लूड किया। ये बंदा वो था जो इसके पापा का ब्लड ब्रदर था, उससे रिश्ते इसने वापस से बेटर किए। लेकिन मूवी खत्म नहीं हुई है। 1180s और 1190s में क्या होता है, तैमुजिन भाई जो है हमारे, उन्होंने ओंग खान के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं और इस अलायंस का यूज करके अपने दुश्मनों पे अटैक किया, उनको हराया। जैसे कि जम्मू का, एक जम्मू का तो दोस्त था ना, अच्छा दोस्त था, ब्लड ब्रदर था, उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ दुश्मनी हो गई। तो वही जो ओल्ड फ्रेंड था अब वो हॉस्टाइल फो, इसका दुश्मन बन गया और उसको इसने हरा दिया। अब जमूका को हरा दिया तो कॉन्फिडेंस आया, ततास को भी ततर बितर कर दिया। जो ततास थे इन्होंने इनके फादर का असैसिनेशन किया था तो उनसे बदला ले लिया। भाई साहब अब बॉलीवुड मूवी बन गई है। कैरियर्स अभी हमने देखा ओम खान तो दोस्त था ना, लेकिन कोई दोस्त नहीं है भाई का हमारे, उस पर भी अटैक कर दिया और उसको भी 1203 में हरा दिया। फिर हमें देखने को मिलता है नाइमन पीपल, बेसिकली अलग अलग ग्रुप से जिनकी हम बात कर रहे हैं, नाइमन पीपल पे भी अटैक कर दिया एंड इनको हराया। जम्मूका को 1206 में हराया। अब इस टाइम पीरियड में जो हमारा तेमुजिन था ये एक डोमिनेंट फोर्स बन चुका था, ये एक स्टेप रीजन का सबसे पावरफुल, सबसे इंफ्लुएंशियल फिगर बन चुका था। यहाँ के पॉलिटिक्स को अब ये डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पे एक एमसीक्यू का टर्म हमें देखने को मिलता है। मंगोल्स में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स है, उनके चीफ्स की एक असेंबली होती थी जिसको बुलाया जाता था कुरिल्टाई। कुरिल्टाई आप याद रखेंगे। अब इस असेंबली में भी एक्सेप्ट किया गया कि भाई ये जो बंदा है ही इज द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, कान इसके लिए टर्म में देखने को मिलता है। और अब इस तैमुजिन को टाइटल मिलता है चेंगिस खान का, या फिर ओशियानिक खान, या फिर यूनिवर्सल रूलर। खान का मतलब क्या होता है, स्टेप रीजन में जो खान टर्म है ये रूलर के लिए यूज किया जाता है। तो कोई राजा है, कोई लीडर है, कोई चीफ है तो उसको आप खान बुला सकते हो, एक टाइटल है जो को दिया जाता था। जेंगिस का मतलब कई बार बोला जाता है कि इसका मतलब है ओशियानिक या फिर यूनिवर्सल रूलर। ओशियानिक बेसिकली एक सिंबॉलिक वर्ड है यहाँ पे इस टाइटल में कि एज वास्ट एज द ओशन, एक बहुत पावरफुल रूलर जिसका इन्फ्लुएंस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब कुरिल्टाई कब हुई, 1206 में, लेकिन जंगिस खान ने जस्ट इसके पहले ही अपनी जो मिलिट्री फोर्स थी, अपने जो मंगोल पीपल थे इनको काफी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया और एक काफी पावरफुल डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स में इन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया था। हमें देखने को मिलता है कि इसी के कारण इनकी फ्यूचर जो सक्सेस थी अलग अलग कैंपेन्स में वो हो रही थी, क्योंकि इनकी मिलिट्री को इन्होंने काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने ये सब चीजें करी थी। इसके बाद इनका पहला कंसर्न था कि चाइना को कैप्चर करना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको सुन लो। चाइना इस टाइम पीरियड में 3 रियाल्म्स में, आप बोल सकते हो कि 3 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था। इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। पहला है सीसिया, जो कि तिब्बतन ओरिजिन के जो लोग हैं उनका किंगडम था हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना में। दूसरा है जोलचेन, जिसको चिन डायनेस्टी रूल करती थी, किस जगह पर, हमारे नॉर्थ चाइना में, फ्रॉम पेकिंग जो कि प्रेजेंट डे बीजिंग है। और तीसरा है हमारा सुंग डायनेस्टी। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है वो है सुंग डायनेस्टी, जो साउथ चाइना को कंट्रोल करती थी। अब 1209 में सीसिया को अटैक किया, हरा दिया। फिर 1213 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच कर दिया। बेसिकली जो चाइना का इंपॉर्टेंट एक फोर्टिफिकेशन था उसको क्रॉस कर दिया 1213 में। पेकिंग को सैक किया 1215 में, मतलब इस पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे चिन डायनेस्टी के साथ इन लोगों की काफी लंबी लंबी बैटल्स चली 1234 तक। बट अब जेंगिस खान जो थे ना वो सेटिस्फाई हो गए थे कि ठीक है भाई, इनफ हमने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इनफ हमने एरियाज पे अटैक कर लिया, अपन चले घर। तो ये वापस से मंगोलिया अपने होमलैंड चले जाते हैं 1216 में। और इनके जो अब यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह थे वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए छोड़ के चले जाते हैं कि आप लड़ो, हम चले अपने घर। 1218 में काराखीता डायनेस्टी, जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न जो माउंटेन्स थे, तिएन शान रीजन, इस जगहों को डोमिनेट करती थी, उनको हरा दिया गया 1218 में। इसके बाद हमारी जो मंगोल फोर्सेस थी वो अब हमारे सेंट्रल एशिया के जो लेफ्ट वाला साइड है ना, जो हमारा उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये वाला जो रीजन है वहां पे है अमू दारिया रिवर, उस साइड हम लोग ये लोग अटैक करने लग गए। जैसे कि ट्रांसऑक्सियाना, ये कौन सा रीजन है, हम उसी साइड के जो लेफ्ट वाला रीजन हम बात कर रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये हमारा रीजन है। इस रीजन पे ख्वारिज्म प्रेजेंट है उज्बेकिस्तान में। तो इन रीजन पे अब ये लोग अपना फोकस करने लगे और इन जगहों पे
पे अपनी टेरिटरी को स्प्रेड करने लग गए। हमारे सुल्तान मोहम्मद जो कि ख्वारिज्म के रूलर थे, इन्होंने क्या किया, मंगोल इनवॉइस मतलब मंगोल जो मैसेंजर्स होते हैं उनको मरवा डाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद इनको चंगेज खान का रेज फेस करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी आप मैसेंजर को मार डालोगे तो रूलर को तो गुस्सा आएगा ही। तो चंगेज खान ने इन लोगों पे अटैक वगैरह किए होंगे। 1218 में इन लोगों ने हराया काला खिता डायनेस्टी के लोगों को, जो कि हमारे तिएन शान माउंटेन्स जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट चाइना के रीजन में इस जगह पे डोमिनेट किया करते थे, तो इनको भी हरा दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मंगोल डोमिनियन था, जो मंगोल टेरिटरी थी, उसको वो लोग किस तरफ स्प्रेड कर रहे थे। हमारे सेंट्रल एशिया का जो लेफ्ट वाला रीजन है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये वाला जो रीजन है हमारे सेंट्रल एशिया में, इंडिया से भी थोड़ा सा लेफ्ट, टॉप लेफ्ट वाला जो रीजन है हमारे मैप में, उस रीजन में अमू दारिया रिवर देखने को मिलती है। उस साइड ये लोग अपनी टेरिटरीज को स्प्रेड कर रहे थे। ट्रांसऑक्शियाना, ये उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहां के हम एक एरिया के लिए टर्म है ट्रांसऑक्शियाना हमें देखने को मिलता है। ख्वारिज्म प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में है। तो इस साइड पे अब ये लोग अपनी टेरिटरीज को स्प्रेड कर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद कहाँ के सुल्तान थे? ये थे रूलर ख्वारिज्म के। इन्होंने क्या किया, मंगोल इनवॉइस यानी कि मंगोल मैसेंजर्स को मार डाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंगेज खान का फिर इनको रेज फेस करना पड़ा, चंगेज खान का इनको गुस्सा फेस करना पड़ा। 1219 से लेके 1221 में ये लोग अलग अलग जगहों पे कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे। एंड जो ग्रेट सिटीज थी इस टाइम पीरियड की, पीछे हमने जब मैप देखा था ना तब भी हमने बात करी थी, मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे कि ये सिटीज के नाम याद रख लो, आगे जाके इनकी हम बात करेंगे। तो उत्तराल, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात, ये बड़े बड़े सिटीज अब मंगोल पावर के सामने सरेंडर कर रहे थे। और वो लोग जो सरेंडर नहीं कर रहे थे उन लोगों को मंगोल फोर्सेस को फेस करना पड़ता था। एंड मंगोल फोर्सेस इन लोगों को पूरा डिवास्टेट कर देती थी, एकदम तोड़ फोड़ कर देती थी, एकदम इनका खात्मा कर देती थी। निशापुर के बारे में यहाँ पे ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि निशापुर में जब मंगोल फोर्सेस अटैक कर रही थी तब यहाँ के मंगोल प्रिंस को इन लोगों ने मार डाला। एंड इसके बाद चंगेज खान ने क्या ऑर्डर दिया, इसको जरा सुनो। चंगेज खान ने कमांड किया कि यहाँ का जो टाउन है इसको इस तरीके से अटैक करो, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करो कि यहाँ पे हम प्लाउइंग कर सके, मानो इतना बंजर कर देना चाहिए इस लैंड को कि हम यहाँ पे अब खेती किसानी कर सके, ऐसा दिखना चाहिए ये लैंड। यहाँ का जो लैंड है, यहाँ के जो लोग हैं, सबको मार डालो, कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब बदला लेंगे हमारे प्रिंस की डेथ का। वेंजेंस मतलब रेट्रिब्यूशन करना, बदला लेना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोई भी अगर मंगोल पावर के अगेंस्ट जाता था तो उस पर अटैक किया जाता था। हो सकता है मंगोल आर्मी, मंगोल कॉन्क्वेस्ट का क्वेश्चन आए तो ये एग्जांपल जरूर आप वहां पे मेंशन करके आ सकते हैं। अब जरा ये बॉक्स देखो, इस बॉक्स में नंबर्स बताए गए हैं कि निशापुर में इतने लोगों को मारा इस टाइम पे, हेरात में इतने लाखों लोगों को मारा, अलग अलग सिटीज में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ये लोग मार रहे थे। इसको कैसे ये लोग काउंट करते थे कितने लाखों लोग मर रहे हैं इस टाइम पीरियड में? जोवेनी भाई ने बताया है कि 13 लाख लोग मरे हमारे मर्व के रीजन में। इन्होंने बेसिकली काउंटिंग करी, ये बता रहे हैं कि हमने हर रोज 13 डेज तक काउंट किया और रोज हम लोग 1 लाख बॉडीज काउंट करते थे। अब हो सकता है ये नंबर्स एग्जैजरेटेड हो, ये नंबर्स थोड़े गलत हो, लेकिन इतना तो तय है कि हजारों लाखों लोगों को मारा डाला जा रहा था। ये हमें इससे समझ में आ जाता है। अब हमारे सुल्तान मोहम्मद साहब को पकड़ने के लिए हमारी मंगोल आर्मी निकल गई थी, तो इनको पकड़ने के लिए लोग अजरबैजान रीजन पे अटैक कर देते हैं, रशियन फोर्स इसको क्रीमिया रीजन में अटैक करके हराते हैं, कैस्पियन सी को इंसर्कल कर लेते हैं। कैस्पियन सी याद है ना, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ी थी। अगर चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा हो, सीधा यहाँ आ गए तो क्या कर रहे हो भाई जिंदगी में, पहले पीछे अगर क्या फिर यहाँ पे आना, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप ऑफ मिलिट्री था जो सुल्तान मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान और सिंध रीजन में जाके अटैक कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। अब चंगेज खान इंडस रीजन जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस रीजन तक आ चुके हैं, यहाँ आके सोचते हैं कि चलो अब वापस मंगोलिया जाएंगे, लेकिन थ्रू इंडिया जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में घुसेंगे, असम के थ्रू जाके वापस से मंगोलिया जाएंगे। लेकिन सीन ये मचता है कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट इनको मे भी सूट नहीं करता है। एंड इल पोटेंट्स रिपोर्टेड बाय हिज समन सूटसेयर। इसका मतलब क्या है कि इनका जो शमन मतलब मे बी जो फ्यूचर देख के बता सके, जो कि एक सूटसेयर है, जो कि अगेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का काम करता है। ये बताता है कि भाई नहीं, इल पोटेंट्स है कि नहीं,
भविष्यवाणियां सही नहीं है, आपको मे बी ये चीज नहीं करना चाहिए। तो मे बी इन रीजन से ये यहां से नहीं जाते हैं, बल्कि वापस से अपने इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इंडिया ये वापस से मंगोलिया पहुंच जाते हैं, हमारे इंडिया के असम असम रीजन पे अटैक्स नहीं करते हैं। जंगीज खान की डेथ कब हुई ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है 1227 में। इनकी लाइफ के बारे में बताया गया कि ज्यादातर जो इन्होंने स्पेंड किया लाइफ वो मिलिट्री कॉम्बैट करने में, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने में और अलग अलग जगहों पे अटैक करने में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। इनकी मिलिट्री की दम तो आप समझ ही चुके हो। अब हम देखते हैं कैसे इन्होंने अपने स्टेप रीजन के कुछ एस्पेक्ट्स को यूज किया, अपनी ट्रेडिशनल फाइटिंग मेथड्स को यूज किया और कुछ इनोवेटिव मेथड्स का यूज किया अपनी मिलिट्री को बहुत पावरफुल, बहुत डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है जो आपसे मिलिट्री के बारे में पूछेगा, तो क्या लिख के आओगे? सबसे पहले लिख के आओगे इन लोगों की हॉर्स राइडिंग स्किल्स बहुत टॉप नॉच थी इन मंगोल्स और टर्क्स की, जो कि इनको काफी स्पीड और मोबिलिटी प्रोवाइड करती थी। अपनी आर्मी में ये लोग हॉर्सेस का बहुत यूज करते थे, प्लस ये लोग हॉर्स में बैठे बैठे बहुत अच्छी शूटिंग कर सकते थे, बेसिकली तीर वगैरह अच्छे चलाते थे, आर्चरी बहुत अच्छी करते थे, जो इनकी मिलिट्री को हेल्प करता था। अब यहाँ पे बहुत ऊटपटांग लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हंटिंग एक्सपीडिशंस डबल्ड एज फील्ड मैन्यूवर्स। इसका मतलब क्या है कि ये लोग, आपको पता ही है कि ये लोग ट्रेडिशनली क्या है, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी टाइप्स हैं। तो जब ये लोग हंटिंग पे जाते थे तो हंटिंग एक पर्पस क्या सर्व कर रही है कि जानवर वगैरह मिल जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसका। दूसरा पर्पस जो हंटिंग सर्व करती थी वो ये करती थी कि ये इनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही होती थी, क्योंकि वही स्किल्स अब ये लोग मिलिट्री में भी यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने टेरेन का, अपने रीजन के वेदर का बहुत अनइमेजिनेबल तरीके से यूज किया। फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि एकदम हार्श विंटर्स में ये लोग अटैक कर देते थे, एंड रिवर्स वगैरह जब जम जाती थी तो उन रिवर्स का ही यूज करते थे एज हाईवेज और मिलिट्री कैंप्स पे ओपोनेंट्स पे अटैक कर देते थे। अनबिलीवेबल, लाइक मैं बोल रहा हूँ मूवी बनना चाहिए भाई इस चैप्टर पे। और आप कोई ना कोई कमेंट कर दोगे कि नहीं नहीं इंडियन हिस्ट्री में नहीं भाई, हमको देखना है, तुम मत देखना भाई, तुम नहीं देखना, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए मूवी बनना चाहिए। कि क्या बढ़िया, जब एनसीईआरटी में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मूवी में तो क्या ही लगेगा कि भाई रिवर जमी हुई है उस पे से ये लोग अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखो जो नोमैड्स हैं ये कायदे से हमें देखने को मिलता है, जनरली पास्ट में भी ये लोग फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट्स होते थे उनके अगेंस्ट एक डिसएडवांटेज में होते थे। ऑब्वियसली उन लोगों ने वॉल्स वगैरह बनाई है, उन लोगों ने फोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, तो उन पे आप कैसे अटैक करोगे? लेकिन जेंगिस खान की जो आर्मी थी वो सीज मशीन्स का यूज करती थी, जो फोर्ट्स वगैरह तोड़ने के लिए, दीवारें वगैरह तोड़ने के लिए, गेट वगैरह तोड़ने के लिए यूज की जाती थी। नेप्था बॉम्बार्डमेंट, बेसिकली ऑयल बॉम्ब्स टाइप्स बनाते थे जिसको जला के फेंक वगैरह रहे थे और इसको यूज करते थे बहुत इफेक्टिवली। एक और लाइन लिखी हुई है कि ये लोग जनरली लाइट ट्रेवल करते थे, मतलब इनका ये एक टर्म आपको याद रखना है जो है टर्म कैवेलरी। ये आपको हिस्ट्री में हर जगह पर देखने को मिलेगा। कैवेलरी मतलब आर्मी का वो कंटिंजेंट, वो ग्रुप जो हॉर्स में फाइट कर रहा है। अब इनकी जो कैवेलरी थी ये हमेशा लाइट ट्रेवल करती थी, बेसिकली बहुत बोझा लेके नहीं बल्कि लाइट रहते थे ताकि स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इनके इंजीनियर्स ने लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स बनाए थे, अगेन ताकि काफी इफेक्टिवली यूज कर सके इन मशीनरीज को और काफी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बेसिकली ये काफी डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे थे। अब एक छोटा सा काम आपका है, पूरा काम तो मैं कर रहा हूं, इतना सा काम आप कर सकते हैं कि इसको टॉप टू बॉटम रीड मार लीजिएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन का नहीं है, बस वही सारी चीजें जो हमने इस चैप्टर में देखी हैं उन्हीं की डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे अभी नहीं मारना, चैप्टर खत्म होने के बाद मारना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो चैप्टर में हम आगे अच्छे से देख रहे होंगे। यहाँ पे हमें बारबेरियंस का एक डिपिक्शन देखने को मिलता है, दिखाया जा रहा है कि कुछ बारबेरिक लोग हैं जो एक इंसान को ही खा रहे हैं। तो ऐसे भी जो हमारे डिपिक्शंस होते हैं वो इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, हो सकता है ऐसा सच ना हो, लेकिन बारबेरियंस को इस तरीके से देखा जाता था। अब एक क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा चंगेज खान के मरने के बाद हुआ तो हुआ क्या, उसकी हम यहाँ पे डिटेल्स देख रहे होंगे। पहले ही आप हेडिंग बना सकते हैं। बेसिकली हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं चंगेज खान की डेथ के बाद, इसको नोट्स में लिख लीजिए। पहला फेज है 1236 से 42 का, दूसरा फेज है 1255 से 1300 का। पहले फेज में क्या होता है, बहुत अलग अलग जगहों पे, रशियन स्टेप रीजन पे
बुल्गार, कीव और पोलैंड और हंगरी के रीजन्स पे अटैक करके इनको कॉन्क्वर किया जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, जो हमारा चाइनीज रीजन है, ईरान इराक का रीजन है, हमारा सीरिया का रीजन है, इस पे अटैक किया जाता है। और इसके बाद अब हमें एम्पायर्स का देखने को मिलता है, उनकी जो फ्रंटायर्स यानी कि उनकी जो बॉर्डर्स होती हैं वो फ्लक्चुएटिंग होती हैं। मान लेते हैं ये लोग अटैक करते जाते हैं तो बॉर्डर्स फिक्स्ड नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड के बाद, इन सारे रीजन्स पे अटैक करने के बाद, इनकी फ्रंटायर्स जो थी वो थोड़ी सी स्टेबल होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। जो मंगोल मिलिट्री फोर्सेस थी उनको कुछ सेटबैक्स देखने को मिलते हैं, पहले 1203 में, बट मोर नोटिसेबली 1260s के बाद। पहले जिस स्ट्रेंथ से ये लोग अटैक कर रहे थे, अब वेस्टर्न रीजन्स पे उस स्ट्रेंथ को ये लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे लिख के आएंगे कि वियना का रीजन हो गया, हमारा वेस्टर्न यूरोप का रीजन हो गया, इजिप्ट का रीजन हो गया, इन जगहों पे ये लोग अटैक कर सकते थे, बट इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि ये लोग हंगेरियन स्टेप रीजन से ही वापस रिट्रीट कर गए। इसके अलावा बताया गया कि इजिप्टियन फोर्सेस ने इनको हरा दिया। बेसिकली अब हमें समझ में आने लग गया है कि कुछ नए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ स्टार्ट हो रहे हैं, मंगोलियन जो फोर्सेस हैं वो हार रही हैं। अब इसके हमें दो फेसेट्स, दो पहलू देखने को मिलते हैं। इसको समझने के पहले इसको समझ लो, ये कौन है? ये है हमारे जंगिस खान के चार बेटे, जोची, चगाताई, उगदेई और तुलुई। अब ओ के ऊपर दो डॉट क्यों लगाई गई हैं? बेसिकली एक ओ का एक प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा है। बेसिकली इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे भी आप देखते हो तो इसको लाइक एकदम हार्ड ओ प्रोनाउंस करने की जगह थोड़ा सा यू के जैसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ओ के जैसा ही हम माउथ में, डोंट केयर, आगे बढ़ो, क्या करोगे? तो बेसिकली नाम है उगदेई, ठीक है। यू डू नॉट केयर। चलो हम आगे देखते हैं अब होता क्या है। पहला सीन हमें देखने को मिलता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स अब मचने लगते हैं। बेसिकली अब मंगोल फैमिली में ये लोग जो ग्रेट खान का टाइटल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो मेन रूलर का टाइटल है उस पे हाथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जोची और उगदेई के जो डिसेंडेंट्स थे, इनके जो बच्चे कच्चे थे, अब उन्होंने एलाइज बना लिए और इस टाइटल को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो इंटरेस्ट है ना, अब आपको पहले अपने विद इन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप सोचोगे बाहर अटैक करने का। तो अभी के लिए इन लोगों का फोकस अपने अंदर आ जाता है, बाहर के अटैक थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड चीज हमें देखने को मिलती है कि जोची और उगुदे जो लिनिएजेस हैं उनको साइडलाइन कर दिया। तुलुई के जो डिसेंडेंट्स है, जो तुलुइट्स है, उन्होंने इनको साइडलाइन कर दिया। याद रखना, रूलर कौन बनता है? एक्सेशन, यानी कि रूल में कौन आता है, पावर में कौन आता है? वो आता है मोंके। अब मोंके कौन है? तुलुई डायनेस्टी का तुलुई डिसेंडेंट है, जो कि जंगिस खान का सबसे छोटा बेटा था, उसका डिसेंडेंट यहाँ पे अब रूलर बन जाता है। हमें देखने को क्या मिलता है, 1250s में ये लोग ईरान के रीजन में बहुत इफेक्टिवली अटैक्स वगैरह करते हैं। एंड तुलुई इंटरेस्ट किस जगह पर सबसे ज्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है? हमें सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है चाइना के रीजन में। अब चाइना पे अटैक करना है तो अपनी सारी फोर्सेस और सारी सप्लाईज, 1260s के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 50s में ईरान, 60s में चाइना, तो सारी मिलिट्री सप्लाईज वगैरह ये लोग कहां पे लेके आते हैं? हार्टलैंड ऑफ मंगोल डोमिनियन। कौन सा रीजन है हार्टलैंड? मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे मंगोल एम्पायर का। बेसिकली ये चाइना है, इसके ऊपर हमारा मंगोलिया है, तो यहीं पे ये लोग अपनी पूरी मिलिट्री फोर्सेस लेके आ जाते हैं ताकि चाइना पे अटैक कर सके। तो अब सारी मिलिट्री फोर्सेस यहां पे आ जाएगी, तो वेस्टर्न साइड में, यूरोपियन साइड में ज्यादा नहीं रहेगी। तो यही हमें देखने को मिलता है। हमने बात करी ना कि इजिप्टियन मिलिट्री ने इनको हरा दिया था। अब होता ही है कि इजिप्टियन मिलिट्री के सामने इनका जो ग्रुप रहता है, इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस रहती है वो बहुत कम होती हैं, और भी हो सकती थी, पर इनका इंटरेस्ट चाइना में ज्यादा था, इसलिए इजिप्टियन मिलिट्री इनको पेल पाल देती है। एंड हमें देखने को मिलता है कि इनका चाइना अटैक से प्यार ज्यादा बढ़ रहा था, तो वेस्टर्न साइड में इनके अटैक्स कम पड़ने लग गए, वेस्टर्न एक्सपांशन एकदम खत्म होने लग गया। एक और सीन ये मच जाता है कि जोचिद और तुलुइड डिसेंडेंट्स जो थे वो आपस में भिड़ जाते हैं, कहां पे? रशियन ईरानियन फ्रंटायर्स में। तो और जो हमारे जो तुलुइड थे उनका यूरोपियन कैंपेन्स एकदम ही कम होने लग जाते हैं। तो आयरॉनिकली हमें देखने को मिलता है इनका एम्पायर जब सबसे ज्यादा सक्सेस के पीरियड में था, तभी हमें इनके इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आगे के जो टॉपिक है उसमें हम इसी की बात करेंगे कि कैसे, क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने इनकी सक्सेस को लीड किया, और कौन सी वो चीजें थी जिन्होंने इनको काफी ज्यादा इनकी प्रोग्रेस को इनहिबिट किया, बेसिकली प्रोग्रेस को इनकी
स्लो डाउन किया। तो हम देखते हैं सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस इनकी। नोमैडिक सोसाइटीज में जनरली अब क्या होता था, जो कि मंगोलियन सोसाइटी में भी होता था, कि जितने भी मेल्स हैं, एडल्ट मेल्स जो एबल्ड हैं, वो वेपन्स कैरी करेंगे और अगर अटैक करने का टाइम आएगा तो ये सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे। अब इनिशियली इनका जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे वो काफी ज्यादा सिंपल होते थे, अनडिफरेंशिएटेड होते थे, कि सारे लोग सेम हैं, सारे लोग मिलिट्री आर्मी फोर्स बना लेंगे अगर किसी पे अटैक करना है तो। लेकिन जब चंगेज खान ने अपनी एक बड़ी कॉन्फेडरेसी बनाना चालू किया, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट करना चालू किया, तो ये सिस्टम काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ ट्राइबल लीडर्स ऐसे थे जो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल टर्किक वीगर्स जो थे वो काफी विलिंगली इस कॉन्फेडरेसी को ज्वाइन कर गए। अब बेसिकली जो हमारा मिलिट्री ग्रुप था काफी ज्यादा हेट्रोजीनस बन गया था। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो विलिंगली ज्वाइन नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जो किरेइट्स थे हमारे, इनको मंगोल्स ने अटैक किया था, पहले इन लोगों से लड़ाई वगैरह करी, लेकिन जब इसको डोमिनेट कर दे तो उनको भी अपने विद इन इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ऐसे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपकी कॉन्फेडरेसी में अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं तो लॉयल्टीज तो डिवाइडेड हो सकती है ना, कि ये ट्राइब से अपनी चिंता कर रहे, ये अपनी, तो लॉयल्टीज डिवाइडेड हो सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए चंगेज खान ने क्या किया उसको हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली पुरानी आइडेंटिटीज को इरेज करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने स्टेप का ही सिस्टम था, जो डेसिमल सिस्टम था मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने का, मतलब क्या कि 10, 100, 1000, 10,000 इन यूनिट्स में मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया जाता था, अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि मान लेते हैं एक 100 यूनिट का, 100 मेंबर्स का यूनिट है, तो उसमें सारे लोग सेम क्लैन के होंगे, सारे लोग सेम ट्राइब के होंगे। अब इन्होंने बोला नहीं, इसमें तो लॉयल्टीज डिवाइड हो जाएंगी। इन्होंने बोला कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें सारे अलग अलग लोगों को मिक्स करके उन्होंने डाल दिया। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको अपना ग्रुप चेंज करना है, मान लेते मेरा ग्रुप है और मेरे क्लैन के इसमें कोई है ही नहीं, तो मैं सोच सकता हूँ ना कि चलो वाले ग्रुप में, जो मेरा क्लैन का ग्रुप है उसमें मेरे क्लैन के ज्यादा लोग हैं, उसमें चले जाता हूँ। अगर आप अपना ग्रुप बिना परमिशन लिए चेंज करते हो तो आपको काफी ज्यादा हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी, ये आप लिख के आएंगे। तो बेसिकली चंगेज खान ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इन ग्रुप्स को मिक्स करने का काम किया। इन्होंने यहाँ पे पुरानी आइडेंटिटीज को चेंज करने का काम किया। सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो 10,000 सोल्जर्स का था। लिखा हुआ है नोशनली, मतलब ऑन पेपर 10,000 था, अप्रोक्सीमेटली 10,000 था। हो सकता है नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हो। अब बेसिकली इनमें भी ऐसा ही होता था कि ऐसा नहीं कि सारे सेम क्लैन, सारे सेम ट्राइब के लोग होंगे, नहीं, इसमें हमें मिक्सिंग अप देखने को मिलती थी। तो बेसिकली चंगेज खान जो इस न्यू सिस्टम का प्रोजेनेटर था, न्यू सिस्टम का फाउंडर था, उसने सारे लोगों को एक नई आइडेंटिटी दे दी थी, इन ट्राइबल सिस्टम्स को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा अब ये जो अलग अलग मिलिट्री कंटिंजेंट्स, यानी कि अलग अलग जो मिलिट्री ग्रुप्स बन रहे हैं, इनके लिए इन्होंने स्पेशल नोयान, मतलब मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री कैप्टन्स असाइन किए कि हर एक कंटिंजेंट का एक कैप्टन होगा। किसको बनाया कैप्टन? ऑब्वियस सी बात है, इसने अपने 4 बेटों को 4 कैप्टन बना दिया और इनको अपने अपने रीजन्स दे दिए रूल करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज करी, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारी डिटेल्स आप मेंशन करके आएंगे। चंगेज खान ने क्या किया, इनके वो फॉलोअर्स के ग्रुप जो लॉयल थे इनके तरफ, जिन्होंने इनको टफ टाइम में सपोर्ट किया था, उनको इन्होंने रिवॉर्ड किया। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत लॉयल लोगों को इन्होंने क्या बोल दिया कि आप हमारे ब्लड ब्रदर्स हो। फिर कुछ ऐसे लोग जो थोड़े लो पोजीशन के थे, उनको भी बॉन्ड्समैन का टाइटल दिया। सारे लॉयल लोगों को रिवॉर्ड किया जा रहा था, पनिश नहीं, रिवॉर्ड किया जा रहा था। बॉन्ड्समैन, नौकर का टाइटल बेसिकली दिखा रहा था कि आपसे हमारा रिश्ता जो है वो अच्छा है। तो पहले क्या होता था, अलग अलग ट्राइब्स के जो चीफ होते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म की जा रही थी और हर वो बंदा जो चंगेज खान, जो ग्रेट खान के साथ अच्छे रिश्ते में है, उसकी पोजीशन सोसाइटी में अपलिफ्ट हो रही थी, उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था। अब इस न्यू हायरार्की के सिस्टम में हमें देखने को मिलता है चंगेज खान ने पावर किसको दी है, अपनी लीडरशिप की पावर दी है अपने 4 बेटों को। नाम आपको याद रखना है, सबसे बड़ा बेटा है
है जोची, फिर चागताई, फिर ओगुदेई और फिर सबसे छोटा बेटा है तुलुई हमारा। तो अब यहाँ पे इन सारे लोगों को अलग अलग रीजन्स दे दिए। उन रीजन्स के लिए हमें एक टर्म देखने को मिलता है जो कि है उलुस। अब इस उलुस टर्म का पहले मीनिंग कुछ और था, लेकिन बाद में इसका मीनिंग क्या बन गया, वो टेरिटरीज जो इन्होंने अपने चारों भाइयों को, चारों बेटों को दी थी। तो अब कौन सी टेरिटरी किसको दी थी, हमें देखने को मिलता है कि जंगिस खान के टाइम पीरियड में जो टेरिटरीज थी वो अभी बहुत ज्यादा फ्लूइड थी, अभी स्टेबलाइज नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने फॉर एग्जांपल इन्होंने जोची जो सबसे बड़ा बेटा है उसको कहाँ की टेरिटरी दी, उसको रशियन का स्टेप रीजन दे दिया और ये बोल दिया कि आपका ऐसा नहीं कि आपका इतनी फिक्स्ड टेरिटरी है, नहीं, फ्लूइड टेरिटरी इनको दी गई थी कि भाई ये रीजन है, इससे वेस्टवर्ड आप जितने दूर दूर तक अपने घोड़ों को दौड़ा सको वहां तक आपका पूरा रीजन आपका है। इसके अलावा इनका जो सेकंड बेटा था छागताई, उसको इसके नीचे वाला जो रीजन था ट्रांसऑक्सियानियन रीजन, पामीर माउंटेन्स का रीजन, जो इसके नीचे वाला रीजन था वो दिया गया था। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि फ्रंटायर्स फिक्स्ड वगैरह नहीं थे, कई बार ये ऊपर नीचे हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ये बंदा वेस्टवर्ड जा रहा है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, ये आ गया, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हो रही थी। फिर जो हमारा तीसरा बेटा था, इंपॉर्टेंट है ये नाम आपको याद रखना है, हमारा जो उगुदेई था, इसको ग्रेट खान बनाने के लिए जंगिस खान ने बोला था कि मेरे बाद ग्रेट खान कौन बनेगा, उगुदेई बनेगा। और उगुदेई जब ग्रेट खान बनता है तो इसने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसने क्या किया, अपने एक नया कैपिटल बनाया, क्या वो बनाया इसने, काराकोरम को। इसके बाद जो सबसे छोटा बेटा था तुलुई, इसको कौन सा लैंड मिला, इसको लैंड मिला मंगोलिया का अपना एंसेस्ट्रल लैंड। अब जेंगिस खान क्या चाहता था, उसका सपना ये था कि पूरे एम्पायर को ये चारों बेटे मिलके रूल करें। तो उसने यहाँ पे काफी स्मार्ट टैक्टिक खेली। उसने क्या बोला कि भाई ये रीजन मान लेते हैं जोची का है, ये ओगुदेई का है, ये तुलुई का है, ये किसी और का है। तो उसने बोला कि इसकी आर्मी यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी, इसकी आर्मी यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। तो सबकी आर्मी सबके रीजन्स में रहेगी ताकि पूरे एम्पायर को चारों मिलके रूल कर सके। फिर ये जो टर्म है कुरिलताई, आपको याद होगा जो असेंबली होती थी चीफ्स वगैरह की, उसमें ये लोग डिसाइड करते थे कि फ्यूचर कैंपेन्स कहाँ होना चाहिए, आगे हमारा पास्चर लैंड क्या होगा, सक्सेशन कैसे होगा, जो डिसीजन मेकिंग थी वो कुरिलताईज में की जाती थी। अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे जंगिस खान के कम्युनिकेशन का सिस्टम के बारे में बताओ, उसके कुरियर के सिस्टम के बारे में बताओ, तो आप बताना कि इन्होंने अपना बहुत अच्छा कुरियर का सिस्टम बनाया और पूरे अपने जो एरियाज थे दूर दूर तक उनको अच्छे से इसमें लिंक कर दिया। बेसिकली इन्होंने फ्रेश माउंट्स, बढ़िया घोड़े मंगवाए, उनके राइडर्स मंगवाए और ऐसे अलग अलग आउटपुट्स पे उनको सेटअप कर दिया। बेसिकली अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचानी है तो ये घोड़ा लेके जाएगा यहाँ तक, फिर ये लेके जाएगा यहाँ तक, ये लेके जाएगा यहाँ तक, इस तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह, चीजें वगैरह बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी जाती थी। अब हमें देखने को मिलता है इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता था, ऑब्वियसली आपको घोड़े वगैरह की जरूरत है, तो वो किससे लेते थे, जो मंगोल के नोमैड्स थे उन्हीं से, उनके हर्ड का 1/10 जो है हिस्सा है वो इन लोग ले लिया करते थे एज टैक्स। तो घोड़े हो सकते हैं, बाकी जानवर होते हैं, कौन प्रोवाइड करता था, ये प्रोवाइड करते थे, इसको बुलाते थे कुबकुर, कुबकुर टैक्स। ठीक है। अब ये जो कम्युनिटीज थी काफी विलिंगली भी इस कुबको टैक्स को दे दिया करती थी, क्योंकि पता है कि इससे इनको सोसाइटीज वगैरह को बेनिफिट ही हुआ करता था, इसलिए ये लोग विलिंगली इसको पे कर दिया करते थे। अब ये जो कुरियर का सिस्टम है, ये इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते थे यम देवता। और ये काफी ज्यादा स्पीड में भी होता था और काफी ज्यादा रिलायबल भी होता था, और जो ट्रेवलर्स वगैरह बाहर से आते थे वो देखते थे कि क्या बढ़िया सिस्टम है, उसकी बढ़िया तारीफ वगैरह भी किया करते थे। बेसिकली जो ग्रेट खान्स थे उन्होंने पूरा अपने रीजन में दूर दूर तक के कोने में सिस्टम को बहुत अच्छे से जमा दिया था। बेसिकली इसके कारण ये लोग अलग अलग जगहों पे कम्युनिकेट कर पा रहे थे एंड पूरे अलग अलग रीजन्स के बारे में नॉलेज वगैरह गेन कर पा रहे थे अपने इस सिस्टम के कारण। और याद रखना यही एक चीज थोड़ी सी शायद उल्टी आपको लग सकती है कि जंगिस खान की डेथ के बाद फ्यूचर में ये जो सिस्टम था ये और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया था और भी ज्यादा रिलायबल बना दिया गया था। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो ये है कि अब ये लोग अलग अलग जगहों पे दूर दूर जगहों पे जाके लोगों को कॉन्क्वायर कर रहे थे। जो लोग कॉन्क्वायर होते थे वो लोग ऑब्वियसली खुश नहीं फील करते थे, वो लोग एफिनिटी, वो लोग लॉयल्टी, वो लोग कनेक्शन नहीं फील करते थे अपने इन नए रूलर्स के साथ। हमें देखने को मिलता है क्यों ही खुश रहेंगे, हमें क्या देखने को मिला है पूरे चैप्टर में कि 13th सेंचुरी के यानी कि 1250s अराउंड 1200s के मिडिल के अराउंड हमें देखने को, फर्स्ट हाफ के अराउंड हमें देखने को मिलता है कि
पूरे रीजन्स पे ये लोग अटैक कर रहे थे, ये लोग पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, एग्रीकल्चर लैंड को बंजर बना देते थे, वहां का ट्रेड खत्म करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा खत्म कर देते थे, प्रोडक्शन पूरा बर्बाद कर देते थे, हजारों लाखों लोगों को मार डालते थे। एग्जैक्ट नंबर्स तो हमें नहीं पता चलती, इस समय की जो रिपोर्ट्स होती थी वो एग्जैजरेटेड नंबर्स दिखाती थी, फॉल्स नंबर्स दिखा देती थी, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोगों को मार डाला जाता था और अलग अलग जितने भी क्लासेस के, चाहे गरीब लोग हो चाहे एलिट्स हो, सबको सफर करना पड़ता था। एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरानियन रीजन में जब इन्होंने अटैक्स किया तो यहाँ का पहले का जो कैनाल्स का सिस्टम था, अंडरग्राउंड कैनाल्स का सिस्टम जिसको ये लोग कनाल्स बुलाते थे, ये काफी अच्छे से चलता था, लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ता था, साफ सफाई करनी पड़ती है, रिपेयर वगैरह करना पड़ता था। अब तो यहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई है इन नए रूलर्स के आने के बाद कि ये कौन रिपेयर करवाएगा इनको। तो ये जो कैनाल्स वगैरह का सिस्टम था जो शायद यहाँ पे फर्टिलिटी मेंटेन करता हो, यहाँ पे बढ़िया से चलता होगा, वो पूरा बंजर हो गया। यहाँ पे डेजर्ट क्रैप्टन यानी कि यहाँ पे पूरा अब रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे पूरा बंजर हो गया। खुरासन जो रीजन था हमारे ईरान का, वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डैमेज भी हमें बहुत सारा देखने को मिल जाता है। लेकिन व्हेन द डस्ट सेटल्ड इन कैंपेन्स वगैरह के बाद हमें देखने को मिलता है कि पूरा यूरोप और जो चाइना का रीजन था वो उसको लिंक कर दिया गया था। इसके बाद इनके कॉन्कर्स के बाद जो पीस आई थी, अब यहाँ पे हमें टर्म देखने को मिलता है पाक्स मंगोलिका। बेसिकली इनके कॉन्कर के बाद इसका मतलब यही है कि इन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट वगैरह कर लिए थे उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे ट्रेड नेटवर्क्स थे जो अब बन रहे थे। सिल्क रूट का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। सिल्क रूट जो चाइना यूरोपियन रीजन को पूरा कनेक्ट करता है, जिससे बहुत सारा ट्रेवलिंग हो रही थी, बहुत सारा कॉमर्स बिजनेस वगैरह हो रहा था। लेकिन अब जो धंधा पानी था वो सिर्फ चाइना में आके रुकता नहीं था, बल्कि ऊपर मंगोलिया रीजन तक, उनके नए कैपिटल काराकोरम में भी बहुत ज्यादा ट्रेवल हमें, कम्युनिकेशन हमें, बहुत सारा ट्रेड हमें देखने को मिलता है। अब कम्युनिकेशन और ट्रैवल को इजी बनाना यहाँ के मंगोल को यूनाइटेड रखने के लिए और ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पहले इसको देख लो। यहाँ पे मंगोल कैंपेन्स रेड में दिखाए गए हैं जो जेंगिस खान के टाइम पे हुए, और ब्लू में दिखाए गए हैं जो 1259 के बाद हुए, और यहाँ पे दूसरे थर्ड लाइन जो हमें ग्रेश देखने को मिलती है उसमें सिल्क रूट दिखाया गया है। अब इसको आप आराम से पॉज करके देख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेवलर्स होते थे उनको एक पास बनवाना होता था, बेसिकली पैसे देने होते थे अपनी सेफ्टी के लिए। इस ट्रेवलर्स का, इन ट्रेडर्स का जो टैक्स होता था उसको बुलाते थे बज टैक्स। अब इसका पर्पस क्या है, उनकी सेफ्टी के लिए, भाई आप टैक्स दो फिर आप ट्रेवल करना फिर आप ट्रेड करना। और ये लोग बेसिकली एक्सेप्ट करते थे कि भाई मंगोल खान का टाइटल है, जो रूलर है वो हमारा अथॉरिटेरियन है, वो हमारा लीडर है, वो हमारे से सुप्रीम है, हम उनके अंडर में हैं, हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं। अब ये जो नोमैड्स, इस चैप्टर में हमने नोमैड्स और सेटल्ड लोगों के बीच में एक वॉर देखी है, एक प्रॉब्लम देखी है, एक कॉन्फ्लिक्ट देखा है। ये स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी 13th सेंचुरी में ईज डाउन होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है। अब पहले देखते हैं 1230s का केस। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि कैसे ये चीज हुई, तो इसको एक्सप्लेन करोगे। पहले एग्जांपल देना 1230s का और लिखना कि जब मंगोल्स ने चिन डायनेस्टी जो कि नॉर्थ चाइना की थी, इन पे अटैक किया और इनको हरा दिया, तो मंगोल डायनेस्टी के कुछ रूलर्स वगैरह क्या बोल रहे थे कि जितने भी यहाँ के सेटल्ड पेजेंट्स वगैरह हैं सबको मार डालो, सबको खत्म करो, इनका जो पेजेंट्री है पूरी उड़ा दो और इसको पास्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। वैसे आज ही मैं एक मीम भेजने वाला हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसी पास्चर लैंड से रिलेटेड। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो जिंदगी में। अगर आपको ज्वाइन करते नहीं बनता है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और पूछ लो, लेकिन ज्वाइन जरूर करो। सिर्फ मीम नहीं आते हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें भी आ रही होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो नोमैड्स हैं उस सेटल्ड लोगों के एकदम अगेंस्ट है कि खत्म करो उनको, नोमैडिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। लेकिन धीरे से हमें देखने को मिलता है 1270s में हमें देखने को मिलता है जब साउथ चाइना पे अटैक किया मंगोल एम्पायर ने, तो वहां पे जेंगिस खान का जो ग्रैंडसन था कुबिलाई खान, वो क्या बोलता है
कि नहीं यार इनको मारना नहीं चाहिए, तो वहां पे इन पेजेंट्स का यहाँ की सिटीज को बचाने का काम कर रहा होता है, उसका सेवियर बन के यहाँ पे आ जाता है। सेम चीज हमें 1290s में देखने को मिलती है। जो ईरान का मंगोल रूलर होता है गजान खान, वो भी यही चीज करता है। वो बोलता है कि भाई नहीं 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 नहीं, ये जो सेटल्ड लोग हैं, ये जो पेजेंट्स हैं, इनको हमें मारना नहीं है। ये जो गजान खान है ये हमारे तुलुई डायनेस्टी का एक डिसेंडेंट है, तो ये क्या बोलता है, इनको हमें पिलेजिंग नहीं करना है, इनको हमें हार्म नहीं करना है, इनको हमें परेशान नहीं करना है। ये बोलता है कि पेजेंट्री को परेशान करके आपको कुछ, अभी हम नेक्स्ट पेज में भी इसका देखेंगे, बोलता है कि हमें कुछ फायदा नहीं होगा, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अगर जेंगिस खान इस बात को सुन लेता तो शायद वो पागल हो जाता, वो मार डालता एसी को कि भाई तू पेजेंट्री को सपोर्ट कर रहा है, हमने जिंदगी भर लड़ाई करी है इन लोगों के अगेंस्ट, तू उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये बंदा उनको सपोर्ट कर रहा था। गाजन खान ने क्या बोला, ये पहला इल खाने रूलर था। इस टर्म को हम थोड़ा सा नीचे जाके फिर से देखेंगे एक सेकंड में, ठीक है, इसको अभी याद रखना अपने दिमाग में। जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, इस चीज पे भी हम थोड़ा सा नीचे जाके एक डिस्कशन करेंगे इनके रिलीजन वगैरह के बारे में। अब ये स्पीच देता है, इसकी स्पीच किसने लिखी थी, रशीदुद्दीन ने लिखी थी, जो इसका एक मिनिस्टर था। ये स्पीच देता है कि भाई नहीं मारना उनको, तुम पागल हो के तुम उनको मार डालोगे, सारे पेजेंट्स को मार डालोगे, तो आज के लिए तो तुम्हें उनकी सारी लाइफ स्टॉक मिल जाएगा, उनका सारा खाना मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या, तब तब क्या करोगे। तो दिमाग से काम लो, इनको मारना सही डिसीजन नहीं है। अगर मारने से फायदा हो रहा होता तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं सबको मार डालता, लेकिन मारना सही डिसीजन नहीं है, ये बंदा यहाँ पे बोलता है। शायद जेंगिस खान इसी को मार डालता ये सुनने के बाद। अब जेंगिस खान के रूल में ही हमें देखने को मिलता है कि जो मंगोल से, अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये लोग बहुत स्मार्ट डिसीजन मेकर्स तो पक्का थे। ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग जगहों पे जहां पे जाके अपना रूल को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहीं से अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे उन जगहों को गवर्न करने के लिए, उन जगहों को एडमिनिस्टर करने के लिए। और कई बार ये भी कर देते थे कि भाई चाइना का कोई मिनिस्टर है उसको ईरान भेज दिया, ईरान का कोई मिनिस्टर है उसको चाइना भेज दिया। तो इन जगहों पे जहां पे ये अब कॉन्क्वर कर रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, उन जगहों से ही ऐसे बहुत सारे गवर्नर्स वगैरह थे, बहुत सारे सेक्रेटरीज वगैरह थे जिनको ये लोग अपॉइंट करते थे। तो ये बहुत दूर दूर के जो डोमिनियंस थे उनको भी इंटीग्रेट करने में हेल्प करता था, उन जगहों को भी थोड़ा सा रूल करने में हेल्प करता था, और वहां के जो सेडेंटरी लाइफ थे उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करने में भी कई बार ये हेल्प कर रहा होता था। और अब ये जो गवर्नर्स वगैरह, जो मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते थे, मंगोल खान इनको काफी ट्रस्ट किया करते थे, एज लॉन्ग ये लोग उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे पा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये जो मिनिस्टर्स होते थे, जो एज एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्व किया करते थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी रखा करते थे। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एग्जांपल लिख के आना। 1230s में हमें देखने को मिलता है चाइनीज मिनिस्टर एक है, नाम इंटरेस्टिंग है जिसका, येलू च्यूत्साई। ये ऑगिडेस के कुछ ऑर्डर्स को, इनके रेपेशियस इंस्टिंक्ट, इनके कुछ ग्रीडी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो उसको वो शांत कराता कि नहीं नहीं ये चीज करना सही नहीं है। तो एक गवर्नर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इस तरीके के कई बार एडवाइस राजा वगैरह को भी दे रहा होता था। जोवेनी फैमिली का हमें देखने को मिलता है कि ईरान के रीजन में लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी में ऐसे ही काम ये प्ले कर रहे थे, जहां पे ये एडवाइस वगैरह कर रहे थे, जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काम में सपोर्ट कर रहे थे। हमने ऊपर देखा रशीदुद्दीन वजीर थे एक, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे जिन्होंने गजान साहब की स्पीच लिखी थी। तो ऐसे काम भी ये लोग कर रहे होते थे, अपने खानों को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते थे। एंड हमें देखने को मिलता है इस स्पीच में क्या था, हमने ऊपर सुन लिया है, उसी चीज को यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। अब एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है कि सेडेंटरी लाइफ को अब प्रोमोट करने के लिए प्रेशर्स आ रहे हैं, और कुछ रूलर्स हमने देख लिया जो सेडेंटरी लाइफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सेडेंटरी लाइफ को सपोर्ट मिल रहा था वो किन जगहों पे ज्यादा मिल रहा था, जो नॉन मंगोलिक, जो मंगोलिया के जो स्टेप रीजन है वहां पे तो नोमैडिक कल्चर को ही प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे, कई जगहों पे सेडेंटरी लाइफ भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। अब हमें क्या देखने को मिलने लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी 1250s के अराउंड हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो पहले थॉट था ना कि पूरे एम्पायर को भाई मिलके रूल करेंगे, अब ये चेंज हो रहा है और सब लोग अपने अपने उलूस में रूल करने लग जाते हैं, ये हमें देखने को मिलने लगता है। तो अब यहाँ पे जेंगिस खान ने सोचा था
वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब इसके क्या रीजन है, अगर रीजन पूछा जाता है तो आप लिख के आएंगे, एक रीजन था कि सक्सेशन स्ट्रगल हो रहा था, सबको खान बनना है, सबको पावर में आना है, तो ये हमें देखने को मिलने लग जाता है कि सब लोग खान के लिए लड़ रहे हैं, ग्रेट खान बनने के लिए सब लोग पेस्टोरल लैंड के ऊपर कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। तो इसलिए भी ये लोग अब यूनाइटेड रहने की जगह अलग अलग होने लग जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जब तुलुई डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स ने, तुलुई के डिसेंडेंट्स ने चाइना पे रूल किया तो उन्होंने वहां पे युआन डायनेस्टी बना ली। इन्होंने ईरान पे डोमिनेट किया तो उन्होंने वहां पे इल खानिद डायनेस्टी बना ली। तो मैंने बताया था डायनेस्टीज की बात करेंगे तो ये डायनेस्टीज थी जो इन्होंने यहाँ पे बनाई थी और यहाँ पे इन्होंने अपना रूल सेटअप किया था। जोची के जो डिसेंडेंट थे, अब ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग लोगों ने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ पे रूल करना चालू किया जब ये लोग डिवाइड होने लग गए थे, तो वो यहाँ पे बताया गया। तो तुलुई के बारे में ये आप लिख के आएंगे, जोची के बारे में लिख के आएंगे, इन्होंने रशियन रीजन पे, रशियन स्टेप रीजन पे रूल किया और इन्होंने गोल्डन हॉर्ड अपना बनाया। बेसिकली इन्होंने अपनी बहुत पावरफुल मिलिट्री आर्मी बनाई जिसको हम गोल्डन हॉर्ड बुलाते हैं, जो रशियन रीजन्स पे रूल कर रही थी। फिर हमारा चगताई भाई आ जाता है। चगताई के जो सक्सेसर्स थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे ट्रांसऑक्सियाना के रीजन्स में। हमारे जो ट्रांसऑक्सियाना के स्टेप रीजन है जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे, उज्बेकिस्तान और उसके आसपास के रीजन है, वहां पे रूल कर रहे थे। टर्किस्तान के रीजन में रूल कर रहे थे। वैसे शायद मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि तुलुई ने किया, तुलुई की डिसेंडेंट्स की और जो चगताई वगैरह की भी डिसेंडेंट्स की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यही लिख के आना, तुलुई बस लिख के मत आ जाना। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नोमैडिक ट्रेडिशन थे वो किस जगह पर चल रहे थे। सेंट्रल एशियन स्टेप रीजन हो गया, हमारा रशियन रीजन हो गया, इस जगहों पे सबसे लंबे टाइम तक ये चलते रहे। बाकी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो बेसिकली अब हमें क्या देखने को मिल गया है कि इंस्टेड ऑफ यूनिफाइड रहने की जगह ये जो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ फैमिली है, उनके जो डिसेंडेंट्स है वो अलग अलग होने लगे। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो कनेक्शंस थे अपने फैमिली के साथ वो भी चेंज हो रहे थे। अब जिस तरीके से वो लिंक कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, जिस तरीके से वो अपने कस्टम्स के साथ रिलेट कर रहे थे, वो चेंज हो रहे थे। अब पुराने ट्रेडिशंस को कई लोग यहाँ पे छोड़ रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि एक रीजन इसका क्या था, सबसे बड़ा रीजन तो इनके सामने बेसिक रीजन हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों के बीच में कंपटीशन था, जिसके कारण ये लोग ब्रांच आउट कर रहे थे, जिसके कारण ये लोग थोड़ा सा अलग अलग लाइंस में जा रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि जो तुलुइद ब्रांच है ना, उसने अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दिखाया। इन्होंने अपनी तरफ से जो प्रॉब्लम्स वगैरह थे, अपने जो डिसएग्रीमेंट्स वगैरह थे, उनको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया। तो इनके हमें बहुत देखने को मिल रहे होते हैं। इसका रीजन ये है कि इन्होंने चाइनीज रीजन को डोमिनेट किया और इन्होंने ईरान रीजन को डोमिनेट किया और इन्होंने बहुत सारे लिटरेटी को, बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया जो कि इनके साइड को हिस्ट्री में लिख रहे थे। जैसे कि मैंने बोला, ये पुराने ट्रेडिशंस वगैरह को कई बार चेंज कर रहे हैं, अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं। हमें क्या देखने को मिलता है, अब ये जो नए रूलर्स आ रहे थे ना, ये कोशिश कर रहे थे ये दिखाने की कि हमारे जो पुराने रूलर्स थे वो ऐसे ही थे, हम ज्यादा पावरफुल है, हम ज्यादा सुप्रीम है। इवन जंगिस खान से भी सुप्रीम दिखाने की कोशिश ये लोग कई बार रूलर्स करते ही हैं, खुद को एकदम भगवान बताने की कोशिश करने लग जाते, कुछ तो खुद को देव बुलाने लग जाते। मतलब हद है भाई, छी भाई, छी भाई, छी छी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लिख के आना, एग्जाम्पल्स लिख के आना कि हमें पर्शियन क्रॉनिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें इल खानिद डायनेस्टी के, ईरान की जो डायनेस्टी है उसके अटैक्स वगैरह के बारे में बताया है कि लेट 13th सेंचुरी में इन्होंने काफी गोली, काफी हैवी किलिंग्स वगैरह करी, बहुत लोगों को मारा। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसको काफी एग्जेजरेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने रिपोर्ट्स में लिखवाया कि हमने 30,000 लोगों पे अटैक कर दिया, उनको मार डाला, लेकिन आई विटनेसेस बताते हैं कि वहां पे तो सिर्फ 400 ही थे। तो ऐसे हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहे होते हैं। इल खानिद के भी हमें रिपोर्ट्स में जिंगिस खान की तारीफें देखने को मिलती है और कई बार ऐसे दिखाया जा रहा होता है कि भाई अब चीजें चेंज हो गई, पहले के रूलर ऐसे थे लेकिन अब रूलर ऐसे आ गए। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स हैं वो खुद को थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी हिस्ट्री में छाप छोड़ सके, अपना थप्पा छोड़ सके, खुद को थोड़ा सा महान दिखा सके, खुद को थोड़ा अलग दिखा सके। और अब ये भी हो गया ना कि सेडेंटरी रूलर लोगों पे रूल कर रहे हैं लोग, तो खुद को जिंगिस खान जैसा नहीं दिखा सकते, थोड़ा अलग दिखा के सेडेंटरी लाइफ के हिसाब से खुद को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही
है हिस्ट्री में। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आता है जिसका क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरा ध्यान से सुनना। एक रिसर्चर है डेविड भाई, डेविड भाई ने हमारे यसा पे वर्क किया। अभी ये क्या है, बोला जाता है कि चंगेज खान ने 1206 की जो कुरिल्ताई हुई थी उसमें इंट्रोड्यूस किया था कोड ऑफ लॉ, जिसमें नियम वगैरह, रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह इन्होंने बताए थे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इनका जो यसा था वो हिस्ट्री में काफी ज्यादा चेंज हुआ विद टाइम, हमें उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो हमारे फ्यूचर के ग्रेट खान्स, अलग रूलर्स वगैरह आ रहे थे, कैसे उन्होंने इन मेमोरीज को, उन्होंने इन चीजों को चेंज किया और अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से यूज किया। ये जो टर्म है हमारा, इसको यशक कई टर्म से रेफर किया जाता था। इसका मतलब था लॉ, डिक्री, ऑर्डर वगैरह। एंड हमें देखने को मिलता है, हमें जो यशक की इंफॉर्मेशन वगैरह मिली है उसमें हमें क्या डिटेल्स मिली है, हमें इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस वगैरह हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट हो गया, आर्मी कैसे होती है, पोस्टल सिस्टम कैसा है, इन सारी चीजों पे, इनका रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, इन सारी चीजों पे डिक्री देखने को मिलता है, इन सारी चीजों पे गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं। लेकिन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर में जो खान्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि यसा को लीगल कोड ऑफ जंगिस खान की तरह बताने लग जाते हैं, उसको लीगल कोड की तरह देख रहे होते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा टॉपिक जब पूरा कंप्लीट करोगे ना तो आप समझोगे कि क्या चेंजेस इसमें आए हैं, तो उसी को हम आगे देखते हैं। अगर इन चेंजेस को हमें समझना है तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स को हमें देखना पड़ेगा। अब मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि जो मंगोल से वो यूनिफाइड लोगों की तरह सामने आ रहे थे, बहुत सारे लोगों पे अटैक कर रहे थे, ऐसी ऐसी सोसाइटीज को रूल कर रहे थे अब जो उनसे बहुत ज्यादा अलग थी, बड़े बड़े सिटीज को, सेडेंटरी लाइफ वाले लोगों को अब रूल कर रहे थे। तो हमें देखने को मिलता है इन्होंने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर बना लिया। दुनिया ने इतना बड़ा एम्पायर कभी पहले नहीं देखा था। अब इन अर्बन सोसाइटीज में ये रूल तो कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर में तो है, लेकिन न्यूमेरिकली ये लोग माइनॉरिटी ही थे। तो इनको कुछ चाहिए था ऐसा जिसको ये लोग पकड़ सके, कि भाई अपने रूट्स को पकड़ने के लिए इनको कुछ चाहिए था, अपनी आइडेंटिटी को, अपने डिस्टिंक्टिवनेस को, अपने डिफरेंसेस को पकड़ के रखने के लिए, मतलब अपने रूट्स को पकड़ने के लिए इन्होंने इस यशक का भी कई जगहों पे यूज किया। हमें देखने को मिलता है अब यशक को इस तरीके से देख रहे थे कि ये सैक्रेड लॉ है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है। यशक को अब बोला जाने लगा था कि भाई जंगिस खान का कोड ऑफ लॉ है जिसके बेसिस पे अब हम रूल आपको कर रहे होंगे। बेसिकली अब चंगिस खान को मोसेस और सोलोमन जैसे लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। ये वो लोग थे जिनकी मेंशनिंग बाइबल में की गई है, ये काफी वाइज लोग बताए जाते हैं, ये लोग ऐसे लॉ मेकर्स बताए जाते हैं जिनके रूल्स वगैरह फॉलो किए जाते थे सोसाइटी में। चंगिस खान को भी अब ऐसे ही देखा जा रहा था कि उनके लॉज हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करने की सोसाइटी में कर रहे हैं। ये ऐसे लॉज है जिनको सारे सब्जेक्ट्स पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इनको यूनिवर्सली फॉलो किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें इनका चंगिस खान से थोड़ा सा लिंक भी देखने को मिलता है और हमें देखने को मिलता है कैसे अपने जो डिसेंडेंट्स आते हैं वो इन नई सेडेंटरी सोसाइटीज पे तो जा रहे हैं, उनको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी को गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनके पास अपना खुद का लॉ है जिसको वो लोग यहाँ पे इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें ये भी देखने को मिलता है जहां पे भी रूल वगैरह करते थे उनको उन एरियाज के कस्टम्स के हिसाब से भी ये लोग रूल किया करते थे। तो हो सकता है चंगिस खान एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, पोस्टल सिस्टम बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है कि पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट बन गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कोड बन गया जिसको सोसाइटी में फॉलो किया जाने लगा, इंप्लीमेंट किया जाने लगा। शायद चंगिस खान ने ये कोशिश नहीं की थी, लेकिन हिस्ट्री कुछ इस तरीके से शेप हुई कि मंगोल डोमिनियन में इसको एज अ लॉ की तरह देखा जाने लगा। उसी का एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको याद है ना, बुखारा में चंगिस खान ने स्पीच दी थी, लोगों को मार डाला था और रिच एलिट्स के सामने बोला था कि तुमने सिंस कमिट किए हैं, तुम पापी हो, मैं पनिशर हूं तुम्हारा। हमने देखी थी ना वो काफी लेजेंडरी स्पीच उनकी। अब हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर में ये हमारे जोची के डिसेंडेंट अब्दुल्ला खान साहब आते हैं और वो यहाँ पे अब स्पीच देने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पे अपना पूजा पाठ करने, पूजा पाठ बोलना तो थोड़ा हिंदुइज्म हो गया, बट अपनी पियटी करने आते हैं और अपनी प्रेयर्स करने आ रहे होते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये
जंगिस खान के यशा के अकॉर्डिंग है। तो हमें अब ये देखने को मिलता है कि जो यशा है उसको एज अ लॉ का, एज अ कोड ऑफ कंडक्ट का टेक्स्ट देखा जाने लग गया। अब हम फाइनल टॉपिक पे आते हैं, हमारे कंक्लूडिंग टॉपिक पे। आज की डेट पे हम जंगिस खान को जब याद करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वो खूंखार आदमी, वो बंदा जो ऐसी खतरनाक स्पीचें दे रहा था। ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज इसको कैसे देख रही होती हैं। ये वो बंदा था जिसने हजारों लाखों लोगों को मार डाला था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर बनाने की फाउंडेशन भी इस बंदे ने रखी थी। 13th सेंचुरी के जो चाइना, ईरान, वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे वो तो शायद डरते थे इन लोगों से, वो डर रहे होते थे अब इन मंगोलिक लोगों से, उन नोमैड से। उनके दिमाग में बहुत बिटर फीलिंग्स होती होगी इन लोगों के लिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन बात करें मंगोल्स की तो वो जंगिस खान को एज द ग्रेटेस्ट लीडर देख रहे हैं। वो ऐसे देखेंगे जंगिस खान को कि भाई ये वो बंदा है जिसने हमें ट्राइबल प्रॉब्लम्स से खत्म करा, ट्राइबल प्रॉब्लम्स को खत्म किया, एक यूनिफाइड कॉन्फेडरेसी बनाया। ये वो बंदा है जिसने चाइनीज इन्वेडर्स से हमको बचाया। ये वो बंदा है जिसने लार्जेस्ट एम्पायर बनाया। ये वो बंदा है जिसने हमारे इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में पहुंचाया। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे होते हैं। और भी चीजें लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि ये वो बंदा है जिसने ट्रेड्स वगैरह प्रमोट किए, मार्केट्स वगैरह बनाए, और बड़े बड़े ट्रेवलर्स वगैरह अब हमारे इन रीजन्स में ट्रेवल कर रहे थे। जैसे कि वेनेटियन, जो वेनिस के मार्को पोलो थे, उन्होंने भी इस जगह को विजिट किया। अगर किसी का शायद इतना इन्फ्लुएंस ना होता तो ट्रेड नेटवर्क कम होते, ट्रेवलर्स कम होते, लेकिन ये बंदे का काफी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज हमें देखने को मिली है कि भाई जिनको परेशान किया गया जंगिस खान की तरफ से वो उसको नेगेटिवली देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे। अब एक और चीज यहाँ पे क्या होती है ना कि जो हिस्ट्री में जीतता है ना वो डोमिनेंट हो जाता है, हिस्ट्री उसकी तरफ से लिखी जाती है। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी आप हिस्ट्री में पर्सपेक्टिव्स देख रहे हो तो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। अब फाइनल में इन सारी बातों को छोड़ के अभी के लिए हम एक सेकंड के लिए ये सोचते हैं कि कितना बड़ा वो रीजन था जिसमें इन मंगोलिक जंगिस खान ने, इन खान्स ने रूल किया। अगर हम सोचे इसके बारे में तो कितनी सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज थी, कितना प्लूरलिटी था जिसको इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। जो खान्स थे वो खुद किसी एक पर्टिकुलर फेथ को बिलोंग नहीं करते थे। कोई शमन था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, कोई इस्लाम में, हमने देखा इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। ये सारे अलग अलग बिलीफ्स के लोग थे, लेकिन इन लोगों ने अपने खुद के पर्सनल बिलीफ्स को कभी अपने आइडियोलॉजीज में कभी अपने एक्शंस में आने नहीं दिया। इन लोगों की जो पॉलिसीज बनती थी वो पब्लिक पर्सपेक्टिव को रख के ही बन रही होती थी। जिस जगह पे रूल करते थे हमने देखा कि वहीं के एडमिनिस्ट्रेटर्स उठा लेते थे। हमने देखा कि ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो वहां के कस्टम्स के हिसाब से, वहां के ट्रेडिशंस के हिसाब से। तो प्लूरलिटी को ऐसा नहीं था कि इनका दिमाग में ये था कि प्लूरलिटी खत्म करनी है, नहीं, इन लोगों को पूरे रीजन का एक रूलर बनना था और अलग अलग रीजन के हिसाब से ये लोग रूल करते थे। अपनी आइडियोलॉजी को अपने डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट डालने नहीं देते थे। शायद ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बन पाया था। इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि इतनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग सारे लोग नहीं कर रहे थे, कुछ ही लोग थे जो ये चीज कर पाए थे। और इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल मॉडल्स था वो बाकी फ्यूचर के किंग्स वगैरह के लिए भी एज अ गाइडलाइन सर्व कर रहा था। लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मुगल्स थे मे बी इनके आइडियोलॉजिकल मॉडल्स वगैरह को फॉलो कर रहे थे। अगर हम बात करें इनके डॉक्यूमेंटेशन की, वो बहुत कचरा है। इन्होंने ऐसी हिस्ट्रीज वगैरह उतनी प्रॉपर नहीं लिखाई है कि इनके पर्सपेक्टिव को हम समझ सके। हमें नहीं समझ में आता कि क्यों इन्होंने ऐसा सोचा होगा, क्यों उन्होंने सोचा कि चलो एक कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं, क्या थॉट प्रोसेस था इनका। क्योंकि नोमैड्स खुद की टेक्स्ट तो लिख नहीं रहे थे, दूसरे लोग के सोर्सेस वगैरह पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। एट द एंड हुआ क्या था, हमने चैप्टर में एंड में देखा कि हमारा जो मंगोल एम्पायर था वो अलग अलग ब्रांचेस वगैरह में डिवाइड हो गया, लेकिन ओवरऑल हमारा जो मेन फाउंडर था जंगिस खान वो एक बहुत डोमिनेंट फोर्स की तरह हमेशा हमेशा हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। हमें एक एग्जांपल भी बहुत प्यारा तो नहीं बट एक इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तैमूर भाई साहब जो खुद चाहते थे दुनिया को रूल करना,
उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 14th सेंचुरी के तिमूर के बारे में बताया गया है कि खुद को मोनार्क बताने में शायद थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि ये जेंगिस खान की लिनिएज में नहीं था, उनका डिसेंडेंट नहीं था। फाइनली जब इसने खुद को एज अ रूलर क्लेम किया, एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन क्लेम किया, वो तब किया जब इसने शादी कर ली थी जेंगिस खान के फैमिली में, जब ये जेंगिस खान से रिलेट हो चुका था। तो हमें एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि हमें देखने को मिलता है। फाइनली हम इतने इंटरेस्टिंग येट डिफिकल्ट चैप्टर के कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आ गए हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब आज की डेट में जो हमारा मंगोलिया है, उसने कई टाइम तक सोवियत इन्फ्लुएंस के अंडर में रहा, लेकिन अब वो खुद की फ्रीडम को ढूंढ रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चेंगिस खान को एक ग्रेट नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है। मे बी इनसे ये लोग नेशनलिस्ट इमेजरीज वगैरह कनेक्ट कर रहे होते होंगे। इसको वेनरेट मतलब जब आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसको काइंड ऑफ पूजा जाता है। हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो अचीवमेंट्स वगैरह उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। मंगोलिया अपने हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस हिस्ट्री को वो लोग याद करके एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स वगैरह को इवोक कर रहे होते हैं, एंड एक नेशनल फिगर की तरह इसको चंगेज खान को देखा जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लेट मी नो। मैं थक गया हूँ, बाय बाय।